ओके देन। चलो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ इंग्लिश के साथ कि आप लोगों के जो एग्जाम होंगे उसमें इंग्लिश का क्या रोल रहेगा। पहले वो समझना जरूरी है। हम डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में ना एकदम कूदना नहीं चाहिए कि भाई चलो इंग्लिश स्टार्ट कर दी। पहले समझो कि एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस बारे में। तो एग्जाम का पहला पैटर्न समझना जरूरी है। सीडीएस वाले पहले ध्यान दें कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है टोटल आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, और उसमें सॉरी 2 घंटे का होता है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं दे आर अराउंड 120 क्वेश्चंस। ठीक, 120 क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम मार्किंग इज 100। अगेन जीके वाला पैटर्न यहाँ फॉलो होता है। 0.83 मार्क्स आपके पर क्वेश्चन रहते हैं और नेगेटिव मार्क्स आर 0.27। नाउ एनडीए वालों के लिए ये इंग्लिश जो आपका रहता है ये जीएटी का पार्ट रहता है। ठीक है, वो टोटल पूरा आपका 2.5 आवर्स का एग्जाम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन सेक्शन से वो रहेंगे 200 मार्क्स पर क्वेश्चन ऑफ 4। एंड नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आती है 1.33 पर क्वेश्चन। अब कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन में पिछले 2 साल का लेके आया हूँ। तो सीटीएस 2021 का आप देखोगे तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो 10-10 के फॉर्मेट में आए थे। ठीक है, जनरली यही क्वेश्चंस रहते हैं। स्पॉटिंग एरर्स हमेशा आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, क्लॉज कंपोजिशन, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस एंड प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। क्या होती है, आधी चीजें इसमें आपकी वोकैब वाली हैं, कुछ चीजें आपकी ग्रामर वाली हैं, और कुछ चीजें हैं वो सिर्फ रीडिंग बेस्ड पे है। और अगर आप सीडीएस 2 में देखोगे तो यहाँ पे भी तकरीबन यही फॉर्मेट रहा है, ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक, लेकिन फिर सीडीएस 2021 में देखते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन वही चीज रही है, सब 10-10-10 के फॉर्मेट में आया है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि सीडीएस 2 में थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स जो है वो 10 ही रहा, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स है वो नया इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, अगर आप वोकैब के ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ये कुछ आपके लिए नया नहीं रहेगा। जो लोग तैयारी नहीं करके जाते हैं उनके लिए क्या रहता है कि उनको लगेगा भाई क्या नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, ऐसा वैसा नहीं। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वोकैब की प्रिपरेशन साथ में लेके चल रहे हो, आपकी वोकैब बिल्ड हो रही है, तो ये चीज आपके लिए नई नहीं होगी। दूसरी चीज, कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्या था, जब मैं देता था और उस टाइम तक ना कॉम्प्रिहेंशन में 20 क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन उसको फिर 10-10 आने स्टार्ट हो गए और इस बार उन्होंने 15 कर दिए। तो ये अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी हमारे हाथ का ही है। और फिर तीसरा आता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग भी आपका वोकैब का ही पार्ट है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी चीजें थी सेम थी। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आपका ग्रामर का पार्ट है। यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स वोकैब का है। कॉम्प्रिहेंशन आपका रीडिंग का पार्ट है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये भी आपका रीडिंग का ही पार्ट आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक समवेयर इज ग्रामर प्लस वोकैब प्लस रीडिंग, तीनों का पार्ट आ जाता है। वर्ड मीनिंग इज वोकैब, क्लॉज कंपोजिशन जो है वो एक तरह से ग्रामर का ही है। सिनोनिम्स, इस बार एंटोनिम्स नहीं आए, सिनोनिम्स से 5 कर दिए। तो यहाँ भी चांस हो सकता है, लेकिन हमें प्रिपरेशन सारी करके रखनी है। तो सिनोनिम्स आपका आ जाता है वोकैब का पार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच इज ग्रामर, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस समवेयर रीडिंग प्लस ग्रामर, एंड प्रिपोजिशन और डिटरमाइनर्स आर टोटल ग्रामर। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे आपको कि हमने इनसे कैसे कैसे चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो ये सीडीएस का है। एनडीए 2 का हम देखें तो एनडीए का कंपोजिशन वो तकरीबन सेम रहा है। दैट इज स्पॉटिंग एरर्स में से 10 आते हैं, तो मतलब आपको ग्रामर करनी ही पड़ेगी। एंटोनिम्स में आपको वोकैब करनी पड़ेगी। सिनोनिम्स के लिए आपको वोकैब करनी पड़ेगी। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के लिए आपको रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आपको ग्रामर प्लस रीडिंग, सॉरी रीडिंग प्लस वोकैब वाला जो रीडिंग समझ लो उसको, रीडिंग वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई ये आपके एनडीए वालों की चीजें आएंगी आएंगी। लेकिन अगर आप ये सब भी कर लोगे तो भाई आपका कोई घाटा नहीं होगा, उल्टा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। कल को अगर आप एसएससी या फिर कोई भी और एग्जाम देते हो, सीडीएस ही देते हो, तो आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, ये था। अब स्टडी मटेरियल की बात करूं तो आप लोग इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हो। इन दोनों बुक्स को मैं रेफर करता हूँ, मैं एसपी बख्शी को भी रेफर करता हूँ। और उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग पी वाई क्यूपीज यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये काफी अच्छे सोर्सेज हैं। या तो इन दोनों को अलग करो और या फिर इसको करो। ऐसा नहीं कि दोनों आपने उठा ली। प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी उठा सकते हो, यहाँ से अगर आपका प्रैक्टिस मटेरियल खत्म हो गया है तो यहाँ से प्रैक्टिस मटेरियल उठाओ और यहाँ से उठाओ। इसके पार्ट मेरे ख्याल से सीडीएस में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, एक जनरल स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। सबसे पहला वर्ड आता है प्रैक्टिस। इंग्लिश में आप सिर्फ पढ़ लोगे समझ लोगे इससे कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आपने पढ़ा है उसकी कम से कम 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस। जब आप पूरी मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप करोगे ना बहुत बढ़िया तरीके से भाई आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिर किसी और जगह प्रिपरेशन करने जाना ही नहीं पड़ेगा। आपकी जो प्रिपरेशन है वो सस्टेनेबल हो जाएगी, आप 10 लोगों को सिखा भी सकते हो, ये हो जाएगा।
पूरा जो इंग्लिश प्लस मैथ्स की बात करूं तो ये दोनों एग्जाम आपके प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही ग्रामर के रूल समझ में आएंगे, चीजें समझ में आएंगी। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि 60-65 मार्क्स आराम से आ जाते हैं, स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद एक एक मार्क्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे अगर आप ग्रामर पे फोकस करोगे तो भाई आराम से 75-80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो जहां पर स्टेट बोर्ड वालों को रीडिंग और वोकैब पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वहीं सीबीएसई वालों को ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब वोकेबलरी जो बिल्डिंग एक्सरसाइज है ये बहुत एग्जॉस्टिव है। वर्ड मीनिंग पे तौर पे लोग इसको लेते हैं, वर्ड उन्होंने पढ़ा फिर उसकी मीनिंग याद करी, उसको लिखा, कहीं कुछ किया। मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा। ये बहुत एग्जॉस्टिव लेकिन क्रिएटिव एक्सरसाइज है। मैं आपको एक क्रिएटिव तरीका बताऊंगा अभी, जब एंटोनिम सिनोनिम करेंगे ना, तो एक आपको क्रिएटिव तरीका बताऊंगा जिससे आप वोकेबलरी बिल्डिंग कर सकते हो। बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें, डेली डिसिप्लिन लगता है, लेकिन भाई जो मजा आएगा लास्ट में, जो वोकैब बिल्ड होगी वो बहुत क्लासी होगी। ठीक है, ये मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा कि भाई एसएसबी का जो आपका डब्ल्यूएटी वाला सेक्शन है ना, साइकोलॉजिकल वाला, उसको भी बिल्ड करेगा, कि राइटिंग को भी बिल्ड करेगा और भी बहुत सारी चीजों को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज, मॉक्स जो है वो आप स्टार्टिंग से सॉल्व करो, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उनको करते रहो। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एंटोनिम पर सिनोनिम्स कराए, इसके साथ में आपको नाउन करवा रहा हूँ, तो उठाओ भाई इनको। एंटोनिम सिनोनिम्स तो आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी उठा सकते हो, इंडिपेंडेंट है टोटल। तो उसको करना स्टार्ट करो, बाकी जहां से भी प्रैक्टिस मिल रही है करो। मैं जो करवा रहा हूँ उसके, वैसे तो जो मैं करवाऊंगा वो काफी रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप, यू आर फ्री फॉर दैट। नेक्स्ट, इंग्लिश में अगर आप अच्छे से करोगे तो भाई आपकी हाई स्कोरिंग होती है, एक्यूरेसी के साथ करोगे तो भाई ओवरऑल आपका कट ऑफ मेरिट में बहुत ऊपर जाता है। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ज्यादा मस्ट है कि भाई इंग्लिश में आप स्कोर करो। जीके में आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन इंग्लिश में आप आराम से बहुत स्कोर कर सकते हो, एंड इंग्लिश इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर दिस। 1 घंटा डेली दो इंग्लिश को, ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो वीकेंड पे कम से कम 2-3-4 घंटे तो दो ही दो उसको। और इसकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की जो प्रैक्टिस है वो वीकेंड पे अच्छे से करो। रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी भाई आपको, कुछ भी पढ़ना है कहीं से भी पढ़ना है। ये नहीं है कि भाई मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिलिट्री लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पढ़ो, एसएसबी में ऐसा नहीं कि भाई वही पूछा जाता है। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, पढ़ो, पढ़ने की हैबिट डालो अभी से। ये आपके एसएसबी में भी काम आएगा। ठीक है, स्कॉलर वॉरियर वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। एक अच्छा ऑफिसर जो रहता है वो स्कॉलर वॉरियर रहता है। मेजर जनरल सैयद अता हुसनैन ने ये वाला पूरा डेफिनेशन दिया है इसका। इज अ वेरी, बहुत सारी चीजें पता है उन्हें, तो उनको फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो करो। उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, मेजर गौरव आर्य के ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, उनको पढ़ो आप। ठीक है, तो ग्रामर के अलावा ये सारे जो टॉपिक्स बाकी है ना, जब आप डीप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे, अपनी पढ़ना स्टार्ट करेंगे चीजों को, तो भाई ये बहुत काम आएगा। अकेडमी में तो आएगा ही आएगा, सर्विस लाइफ में आएगा, अभी आपके एग्जाम प्लस एसएसबी में बहुत काम आने वाला है। तो भाई ये करना है आप। ठीक है, फिर ये तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया। नेक्स्ट इज, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको अराउंड 100 से 120, मैं तो 120 तकरीबन करके आता था, एक दो छूट जाते थे। एक्चुअली आई वाज अ स्कूल टॉपर इन माय स्कूल ड्यूरिंग 10th क्लास। 10th क्लास में मैंने स्कूल टॉप किया था इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ने की वो थी, ग्रामर अच्छा नहीं था, लेकिन इंग्लिश स्कूल टॉप किया था। क्यों? क्योंकि मैं सर स्टार्टिंग से 10th बहुत इंग्लिश पढ़ता था। करा था क्या? टॉप, 10th और 12th दोनों में टॉप करा था इंग्लिश में। बहुत बड़ा है, फिर तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 100+ क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो 120 भी कर सकते हो, और एनडीए वाले पूरे 150 के अराउंड करके आ सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट किए जा सकते हैं आराम से। उसमें एक्यूरेसी मतलब मैक्सिमम में आपकी 100% रहेगी, और कुछ में आपकी 80-90% एक्यूरेसी भी रह सकती है। ठीक है, एक ऑप्टिमम स्कोर आपको लेके चलना है सीडीएस वालों के, कि 80+ मार्क्स हमें स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, और बाद में एक और चीज होती है कि जो स्ट्रेटेजी होती है वो थोड़ा टाइम के साथ में इवॉल्व होती रहती है, कई बार कोई चीज वर्क नहीं करती है। उस केस में क्या करेंगे, मुझसे बात करें कि भाई ऐसा ऐसा इश्यू आ रहा है, तो हम उसको लेके थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम नहीं हो सकती कई बार। ठीक है, और 7 से 8 सेक्शंस जो हैं वो आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कि भाई कॉम्प्रिहेंशन आएगा तोड़ देंगे, स्पॉटिंग एरर आएगा तोड़ देंगे, इस तरह से कम 7 से 8 सेक्शन, मतलब 70 to 80 क्वेश्चन आपकी एकदम कोर स्ट्रेंथ होने चाहिए, कि भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा तो 100% एक्यूरेसी तकरीबन हमारी रहेगी। और ये पूरा का पूरा जाता है एनडी वालों के लिए, भाई 50 जो आपके पांचों सेक्शंस हैं ये आपकी कोर स्ट्रेंथ होने चाहिए। सिंपल इंग्लिश आती है 10th क्लास के लेवल की, इजी तरीके से आप इसको स्कोर करके क्लियर कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखना और मुझ पे भरोसा रखना। ठीक है,
तो ये बेसिक चीज थी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं है? ठीक है। तो एक और चीज बता देता हूँ मैं। मल्टीपल आईडी से रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास सेशन असेस करने के लिए। तो उन लोगों को आप क्या कर सकते हो, जो भी भाई शेयर कर रहा है, आप ये जो लेक्चर्स इनको डाउनलोड करो, अपनी एक स्पेसिफिक ड्राइव पे अपलोड करो, और फिर उन लोगों को एसएस टू ऑल करके शेयर कर देना, ठीक है? तो ये आप काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप कर ही रहे हो तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। उनसे बोलो कि बार बार रिक्वेस्ट एसएस ना भेजें, मेरे पास तकरीबन 15-20 से ज्यादा आ चुकी हैं। तो उनको एक्सेस नहीं हो पाएगा। जो लोग एडेड हैं गूगल ग्रुप में, सिर्फ उन्हीं लोगों को इजी एक्सेस है, बाकी किसी को नहीं हो पाएगा। तो आप ये सिंपल तरीका ले सकते हो, वाईफाई होगा मेरे ख्याल से, तो उनको डाउनलोड करो और देन अपलोड देम ऑन ड्राइव समवेयर एल्स, तुमको मिल जाएगा। ठीक है? कोई डाउट? स्टार्ट करें क्लास? Yes, sir. ओके देन, Yes, sir. चलो यस सर। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दो चीजें करने वाले हैं, ठीक है? हम एक तरफ ग्रामर भी करेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे उसके साथ साथ, हम जो हमारी वोकैब वाला पार्ट है हम उस पे भी काम करेंगे, और जो रीडिंग वाला काम है हम उस पे भी काम करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हम एक एक करके कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना? आप चीजें भूल जाओगे। अभी हमारा पैटर्न क्या रहेगा, जैसे आज मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, नाउन्स के सारे रूल्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा, वो समझाऊंगा। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको वो रूल समझने हैं। लेक्चर खत्म हो जाएगा, स्लाइड शेयर कर दूंगा, लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ना समझना। कल क्या होगा, कल मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा नाउन्स के स्पॉटिंग एरर्स पे बेस्ड। कम से कम 30, 40 या 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उन एक एक क्वेश्चंस पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से करके आओगे, अगर आप आज लेक्चर में अच्छे से पढ़ के आओगे, रूल्स को समझ के आओगे, तो फिर आप कल के वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है? नहीं करके आओगे तो आप बैठे बैठे दूसरों को देखते रहो। इंग्लिश जैसा मैंने बताया, एक्सटेंसिव आपकी जो पूरी लाइव प्रैक्टिस होने वाली है, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करोगे बहुत अच्छा रहेगा। नहीं करोगे, एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, सीधी सी बात। ठीक है? गॉट इट? करें शुरू? Yes, यस sir. सर। ओके, नाउन। Yes, sir. नाउन मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में जैसे बोलते हैं उसको। तो संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी भी इंसान के नाम के लिए यूज करते हैं, किसी भी जगह के लिए करते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नाउन। अब नाउन होती है आपकी 5 तरह की, 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्रॉपर नाउन, इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक। ठीक है? दूसरा होता है कॉमन नाउन, इसको कहा जाता है जातिवाचक। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, इसको कहा जाता है समूहवाचक। फोर्थ होता है आपका मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक। और फिफ्थ होता है आपका भाववाचक। नाउ अब इनमें बेसिकली कैटेगराइजेशन कैसे होता है, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, हम वो देखते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ रूल्स देखेंगे जो नाउन्स के यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक। तो प्रॉपर नाउन से हम क्या समझते हैं? प्रॉपर नाउन से हम समझते हैं कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग जिससे हम रेफर करते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। नाउ एक सेंटेंस है, राम इज माई फ्रेंड, है ना? तो यहाँ पर हम किसी पर्सन को रेफर करें तो राम यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है? एग्जैक्ट व्यक्तिवाचक बात हो रही है यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या प्लेस की बात होगी, तो व्यक्तिवाचक नाउन को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो राम आपका क्या हो गया, राम इज द प्रॉपर नाउन। सिमिलरली आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली जो है वो आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। दैट इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन से हम समझते हैं जातिवाचक, यानी कि एक कैटेगरी अलग से क्रिएट हो जाती है। ठीक है? किसी भी इंसान, पर्सन की जो कैटेगरी है, जगहों की कैटेगरी है, किसी भी थिंग, कोई भी चीज की कैटेगरी है, वो आ जाती है आपकी कॉमन नाउन में। ठीक है? नाउ आप सेंटेंस देखना। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। बॉय जो है वो आपका कॉमन नाउन है, टाउन जो है वो आपका कॉमन नाउन है। क्यों? बॉय इज अ कैटेगरी। बॉय क्या है, आपकी कैटेगरी हो जाती है। बॉय की कैटेगरी में बहुत सारे बॉयज आ जाते हैं, अनलिमिटेड बॉयज आ जाते हैं। सिमिलरली टाउन जो है, टाउन भी आपकी एक कैटेगरी है, बहुत सारे टाउन्स आते हैं, टाउन्स, विलेजेस, सिटीज वगैरह, ये सब आपके कॉमन नाउन में आ गए। ठीक है? जातिवाचक, एक स्पेसिफिक कैटेगरी डेवलप हो चुकी है। अगेन द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, तो ये बॉयज की कैटेगरी में अगेन बहुत सारे बॉयज आ गए, तो ये कॉमन नाउन हो गया। सिमिलरली
अगर हम किसी गांव यानी कि विलेज की बात कर रहे हैं तो वो भी एक आपकी स्पेसिफिक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या है? तो कलेक्टिव नाउन को आपको पता है, हम बोलते हैं ग्रुप, यानी कि समूह, समूहवाचक होता है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा ग्रुप होता है या फिर सेट होता है जिसके जरिए हम एक सिंगल नाम या टर्म लेके रेफर करते हैं किसी को। ठीक। जैसे कि आर्मी हो गया। अब आर्मी में तो कम से कम इंडियन आर्मी को जैसे देखा जाए तो उसमें कम से कम 13 या 15 लाख लोग हैं। तो ये कलेक्टिवली हम उनको क्या रेफर कर रहे हैं? आर्मी। टीम हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स की टीम होती है, कुछ भी होता है, 10-15 लोग होते हैं उसमें, आप अलग अलग नाम नहीं लोगे। जब आप कलेक्टिव विन या लॉस की बात कर रहे हो तो वो एक टीम में आ जाता है। सिमिलरली कमिटी, ये भी आपका क्या है, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में है। अब एक और चीज, ये जनरली आपके सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, ये आपके प्लूरल में नहीं यूज किए जाते। मतलब सिंगुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक वचन। हाँ, ये आपके एक वचन में ही यूज किए जाते हैं, ये बहुवचन में आपके यूज नहीं होते। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल देखना, फ्लॉक। ठीक है। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पिक्चर पास्चर। इट स्पेंड्स, ये आपका क्या दिखा रहा है? ये आपका दिखा रहा है सिंगुलर में यूज किया गया है। जो गीज होते हैं ये एक तरीके के बतख टाइप की होती हैं, उनके जब पूरे वो कलेक्ट होती है एक साथ, ग्रुप होता है, उसको फ्लॉक कहा जाता है। ठीक है। तो सिंगुलर टाइम, सिंगुलर हमने यूज किया है। सिमिलरली द जूरी। जूरी अपने यहाँ यूज नहीं होता, लेकिन आपने वो मूवी देखी होगी रुस्तम, तो उस टाइम पहले इंडिया में वो जूरी वगैरह का सिस्टम होता था। मतलब ये जो आपके जजेस बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ जूरी होती थी। सोसाइटी के जो काफी एस्टीम्ड लोग होते थे उनको बुलाया जाता था, और वो किसी भी केस को देख के उसके ऊपर आपस में डिस्कशन करके फिर जजेस की बेंच या फिर जज को देते थे कि हमने इस जो बंदा खड़ा है इसके खिलाफ हमने ये बातें नोटिस करी हैं, और उसके बेसिस पे जज अपना फाइनल वर्डिक्ट देते थे। तो इंडिया में पहले सिस्टम था, अब नहीं है। रुस्तम में देखा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, देखिए रुस्तम, वो मूवी नेवी वाली, यस सर। हाँ अक्षय जी यस सर। कुमार वाली। यस सर। हाँ। तो इस केस के बाद ना फिर इंडिया में वो जूरी वाला सिस्टम हटा दिया गया। यूएसए में अभी भी है। तो जूरी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या बोला गया है? इज मतलब सिंगुलर। तो यहाँ पे भाई सिंगुलर यूज किया है, लेकिन है क्या? ये कलेक्टिव नाउन। अगेन, कमिटी मीट्स एवरी वीक। कमिटी मिल रही है तो कमेटी में आप जानते हैं कि एक से दो से ज्यादा लोग होते हैं, 3 लोगों की कमेटी, 4 लोगों की कमेटी, इस तरह से। तो यहाँ पर भी कमेटी क्या है आपकी? अब हफ्ते में एक बार मिल रही है, इसको भी मीट्स लिखा गया है, मतलब सिंगुलर। अब इसमें प्लूरल कब यूज होता है? जब किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप में डिफरेंसेस क्रिएट आते हैं, यानी कि मतभेद क्रिएट होते हैं, उनके व्यूज अलग अलग हैं, तो फिर भाई आप उसमें प्लूरल यूज करेंगे। कैसे? द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। भाई 11 लोग हैं, 11 में से 3 बोल रहे हैं कि फलाने को कैप्टन बनाओ, 3 बोल रहे हैं उसको बनाओ, 4 उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर टीम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो चुका है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमने यूज किया है प्लूरल। तो कभी भी डिफरेंसेस अगर आपको दिखते हैं, मतभेद दिखते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कलेक्टिव नाउन में व्हाट यू विल यूज? प्लूरल। ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। यहाँ पर हर एक इंसान अलग तौर पे आ रहा है, अलग तरफ पे बैठ रहा है, ऐसा नहीं कि एक साथ आए, एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, सब चीजें हो रहा है, वो दे आर स्लोली ग्रेजुअली टेकिंग देयर सीट्स। तो यहाँ पर अलग अलग इंसान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका? प्लूरल यूज हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि बेसिकली पदार्थ, या फिर कोई भी मटेरियल जो आप समझते हैं। तो मटेरियल नाउन में किसी भी चीज को बनाने को लेके जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी बात की जाती है। लाइक सिल्वर, आयरन, वुड वगैरह, ये हो गया। जैसे इस एग्जांपल को लो आप, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किसका बना है? नेकलेस गोल्ड का बना है। तो गोल्ड का यूज यहाँ हुआ है किसी चीज को बनाने में, वो चीज क्या है? नेकलेस। सिमिलरली टी सेट, शी हैज परचेज द टी सेट ऑफ सिल्वर। टी सेट किसका बना हुआ है? सिल्वर का बना हुआ है। ही गॉट इज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। वुड का बना हुआ है फर्नीचर इसका। तो जब भी इंग्रेडिएंट्स की बात होगी जो किसी चीज को बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन। अब इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते, इनकी गिनती नहीं हो सकती। आप ये नहीं बोलोगे कि वन गोल्ड, द नेकलेस इज मेड ऑफ वन वन गोल्ड। ये वन पीस ऑफ गोल्ड, वन पीस ऑफ गोल्ड, वो सब चीज बात की है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इनको नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली आप इनको काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ मीजर कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड कितने किलो का है, या फिर सिल्वर कितने केजी की है, वुड कितनी क्वांटिटी में है, ये आप मीजर करेंगे। ठीक है।
और इनके साथ आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, इनके साथ में इज आ गया यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये सिंगुलर ही यूज हो रहा है सब जगह। सिमिलरली आप इनके सामने आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स का चैप्टर बाद में आएगा, तब समझाऊंगा उसके बारे में। अभी इतना समझना है कि मटेरियल नाउन के आगे ए नहीं लगाएंगे। द नेकलेस इज मेड ऑफ आ गोल्ड, एन गोल्ड, द गोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके क्वालिटी, इमोशंस, आइडियाज और चीजें आती हैं जिनको जनरली आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ऑनेस्टी और ब्रेवरी है, आप इसको टच नहीं कर सकते, इसको आप बस फील कर सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये आपकी क्वालिटी हो गई। हेट्रेड या लाफ्टर है, तो वो भी आप एक तरीके से देख नहीं सकते, वो एक एक्शन है। ठीक, उसको फील कर सकते हो। सिमिलरली पॉवर्टी है, यूथ यानी कि जवानी है, ये एक स्टेट होता है। ठीक है, तो इस अवस्था को भी आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसको वैसे नहीं देखोगे। ठीक है, तो पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। तो ये भी जनरली आपके सिंगुलर वाली उसमें ही यूज किए जाते हैं। गॉट इट? कोई डाउट फिलहाल? No, sir. नो सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो काउंट हो रही है, सीधी सी बात है। वी बॉट 6 टेबल, 6 टेबल्स हमने खरीदी हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू में तो मतलब कम ही आ जाएंगे, 4 से आ जाएंगे। शी शी सॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ, उसने कई मूवीज देखी, तो ये मैनी भी है ना, ये भी एक तरीके से काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काउंटेबल हो गई, काउंटेबल नाउन इस कैटेगरी में आ जाती हैं। दूसरी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जे प्रेसली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई आप नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर की कैटेगरी में सारा फर्नीचर आ जाता है, तो ये भी जनरली आप काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं आता। तीसरा, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, तो ये भी इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि दैट इट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, कैन इट बी काउंटेड, प्लस कंटेक्स्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में उसकी बात हो रही है। इंग्लिश है, इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगे। ठीक है, अगर हम ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। ठीक है, कि भाई जो है वो है, इंग्लिश में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, तो हमें सारे एक्सेप्शंस भी लेके चलने पड़ते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा, आप अगर आप ये सोचो कि भाई इतना फिर कुछ कैसे याद रहेगा, तो दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कौन सी चीज एक्सेप्शंस में आ रही है जनरली, कौन सी चीज नॉर्मल रूल्स में आ रही है, और इसमें लेके गलतियां होती रहेंगी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमें एकदम फुल प्रूफ करना है, हमें एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करनी है। ठीक है, वो हम करेंगे प्रैक्टिस पे। तो फिर नेक्स्ट आता है रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, इनकी सिंगुलैरिटी में, इनकी प्लूरैलिटी में क्या क्या रहता है वो, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नाउन्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा प्लूरल में ही यूज की जाती है। ठीक है, जैसे ये सारी की सारी हैं आपकी जनरली हैं, ये काफी ज्यादा यूज होती हैं। सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स वगैरह वगैरह, ये सारी। इनमें आप क्या करोगे, इनमें अगर आप जैसे एस हटा दोगे तो भाई वो सिंगुलर नहीं बनेगा। ठीक है, कि ट्रुप हो गया तो नहीं, दैट इज रॉन्ग। सिमिलरली थैंक, वैल्यूएबल नहीं, ये नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगी। ठीक है, इनको आप ऐसा हटा के सिंगुलर में नहीं कर सकते। लाइक वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टोंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, all his assets were seized, arms were given to the beggars, and the embers of the fire were still burning। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज की जा रही है, हालांकि ये होती सिंगुलर में ही है। पैंट्स जो है वो आपकी सिंगुलर में ही होती है। ठीक है, ये आपका पैंट है वो सिंगुलर में ही होता है, लेकिन इनको यूज हमेशा किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, पहला रूल ये। नेक्स्ट, कुछ नाउन जो है वो प्लूरल दिखती हैं लेकिन वो मीनिंग में होती है सिंगुलर। पिछले वाले रूल का ये एकदम उल्टा है। कुछ नाउन्स आपको प्लूरल दिखती है, जैसे कि न्यूज, प्लूरल दिख रही है लेकिन मीनिंग में ये सिंगुलर होती है, और इसको सिंगुलर के तौर पे ही यूज किया जाता है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ सिंगुलर यूज हो रहा है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये भी आपको देखने हैं। इन सारे वर्ड्स को अगेन जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए होगी। नेक्स्ट इज, some nouns seem singular but are used as a plural, as is not used with them।
कुछ जो नाउन होते हैं आपके वो दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं आपको, लेकिन वो यूज होते हैं प्लूरल के तौर पे और इसमें एस भी नहीं लगा होता। तो कैटल दिखने में लग रहा है भाई क्या है हमारा सिंगुलर, लेकिन कैटल में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। वैसे कैवलरी उसमें भी आपके बहुत सारे घुड़सवार आ जाते हैं। इन्फेंट्री लाखों लोग आ जाते हैं उसमें। पोल्ट्री, फिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस वगैरह ये दिखने में सिंगुलर है बट आर यूज्ड एज प्लूरल। डू नॉट यूज एज विद देम, एस होगा ही नहीं यूज। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, आर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आता है आपका कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन का हम प्रयोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, ये सर अनकाउंटेबल। हाँ सर इन्फेंट्री सर कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा? आएगा ना। तो सर फिर तो ये सिंगुलर होना चाहिए था ना कैसे? सर। ये तो अगर सर कलेक्टिव नाउन। आर हटा दें इससे आगे से तो इन्फेंट्री यूज करें बस, तो तो आर आएगा ये आएगा। यहाँ पर डिफरेंस भी तो शो हो सकता है। द इन्फेंट्री इज डूइंग दिस, इन्फेंट्री डूइंग दैट। तो वो मैंने बोला ना एक्सेप्शंस आपके रहेंगे हमेशा। अगर आप ये सोच के चलोगे कि स्पेसिफिकली वही रहेगा तो नहीं, कंटेक्स्ट में चेंज होता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं पूरी इन्फेंट्री की बात ओके कर रहे हो। द इन्फेंट्री हैव मास फॉरवर्ड है ये कलेक्टिव नाउन, लेकिन इसमें स्पेसिफिक आगे रूल्स भी लगेंगे। जैसा मैंने आपको बताया पॉलिटी में पहले क्या होता है कि भाई आपको इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी दिखता है तो उसके हिसाब से आप सोचते हो कि भाई यहाँ तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ सरफेस की चीज आपको दिख रही है। जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक्सेप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे भी कंटेक्चुअल एक्सेप्शंस दिखेंगे और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। और वो सारी आपको समझ में आएंगी जब आप ग्रेजुअली थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तब, कि कहाँ पर हमें प्लूरल में यूज करना है स्पेसिफिकली, कहाँ पर हम कुछ को सिंगुलर में यूज करना है और कहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। फिर कुछ नाउन्स जो हैं वो आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, ये नाउन्स बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और इनके साथ आप ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज नहीं कर सकते। लाइक सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। इनके साथ आप आर्टिकल्स ए एन का यूज नॉर्मली नहीं करते हैं, इनको मॉडिफाइड करके करते हैं। एंड दैट इज फॉर लेटर कि भाई वो आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, है ना। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। तो ये आपके सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जा रहे हैं। दीज आर अनकाउंटेबल। सीनरी को आप काउंट नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते, मिसचीफ को आप काउंट नहीं कर सकते। हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। ये इस तरह से होता है। अब इसमें क्या है कि इनको आप जनरली प्लूरल फॉर्म में नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। आप सीनरी का सीनरीज कर दो, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन कर दो, वो नहीं होता। इनको अगर प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स का एडिशन करते हैं। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब समझ में आता है कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सेवरल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर मतलब काफी सारे फर्नीचर्स की बात हो रही है। ठीक, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अगेन ये आपके प्लूरल में टर्न कर दिए गए हैं। ही एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अगेन अ स्ट्रैंड ऑफ। तो भाई इसमें क्या हो रहा है कि कुछ आगे पीछे वर्ड्स का एडिशन किया जा रहा है, उससे ही आप इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप इनको चेंज नॉर्मली नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ जो नाउन होते हैं ये आपके प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, आप इनको चाहे प्लूरल के कंटेस्ट में यूज कर रहे हो चाहे सिंगुलर के कंटेस्ट में यूज कर रहे हो, ये एक जैसे ही दिखेंगे आपको। जैसे कि आपका डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू वगैरह, ये सिंगुलर प्लूरल में एक समान रहते हैं। आर टीम, यहाँ पर आपका सिंगुलर यूज हो रहा है। आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर आपका प्लूरल के तौर पर भी यूज हो रहा है। तो ये चीज जो है ये आपकी आ जाती है इसमें। जो आप कलेक्टिव नाउन वाला पूछ रहे थे ना, तो भाई ये एक्सेप्शंस आ जाते हैं आपके कुछ कुछ, कि भाई इन एक्सेप्शंस में ये आपके प्लूरल में भी सेम रहेंगे और आपके सिंगुलर में भी सेम रहेंगे। ठीक है, इसके साथ दे आर टू फिश इन द पॉन्ड, देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। तो ये कुछ रूल्स के जैसे मैंने बताया ना, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, आगे बहुत आएंगे। फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं हाइफेनेटेड नाउन। तो हाइफन्स आप समझते हैं जो यूज किया जाता है ये। हाइफेनेटेड नाउन्स को आप जनरली प्लूरल में यूज नहीं करेंगे। ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, नहीं, इसमें आप एस हटा देंगे।
आपका आ जाएगा रुपीज को रुपी में टर्न करना। ही गिव मी 200 रुपी नोट्स। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, नहीं, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई। फिर अब आता है कंसेप्ट सर डीएनए का। हाइफेनेटेड हाँ हाँ बोलिए। सर हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है? हाइफेनेटेड नाउन ऐसी नाउन होती हैं जिनके बीच में हाइफन्स लगा रहता है। ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आती है। इनमें दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है एक हाइफन के थ्रू। ओके सर। फिर ओके सर। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं मीनिंग में आपके, लेकिन उनके पहले अगर आप डीएनए लगा रहे हो, डीएनए मतलब डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है निश्चित संख्यात्मक एडजेक्टिव, हाँ विशेषण, हाँ निश्चित संख्यात्मक विशेषण कहा जाता है इसको। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, इस टाइम पे नाउन्स को आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे? पेयर। पेयर का क्या मतलब होता है? दो। ठीक है, उसका 100 का मतलब 100 हो गया, मिलियन का मतलब अराउंड 10 लाख होता है। तो ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है कि इससे आपको इनकी निश्चित संख्या पता चल रही है, कितनों की बात हो रही है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, मतलब 2 जोड़े जूतों की बात हो रही है। आई हैव 200 रुपीज ओनली, 200 रुपीज की बात हो रही है। ठीक है, शी परचेज 3 डजन पेंसिल, मतलब 36 पेंसिल उसने खरीदी हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पता चल रहा है। तो जब डेफिनेट पता चल रहा है कि भाई जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है वो आपका डीएनए की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसी नाउन्स जो प्लूरल तो है मीनिंग में, लेकिन अगर उनके पहले डीएनए यूज हो रहा है, यूज क्या है, नाउन है, इसके पहले डीएनए यूज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, इन नाउन्स को आप प्लूरलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उनको उसी फॉर्म में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्या होता है कि इनडेफिनेट काउंटेबल का अगर यूज हो रहा है तो सॉरी, दिस कैन बी प्लूरलाइज होना चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इनको प्लूरलाइज कर सकते हो। ठीक है, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, ये आपकी जो चीजें हैं ना, ये काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं आएंगी। दीज आर इनडेफिनेट काउंटेबल। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, यहाँ इनको काउंट नहीं किया जा रहा है, ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं है। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, करोड़ों रुपए दे दिए, तो वो कोई काउंट नहीं किए गए हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपके इनडेफिनेट काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपोजिशन अगर यूज होता है नाउन के बाद और नाउन रिपीट होती है, तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। प्रिपोजिशन क्या होता है, ये आपका आफ्टर, अपॉन, टू, ये सब क्या होते हैं, ये वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनके बीच का रिलेशंस दिखाते हैं। ये प्रिपोजिशन का चैप्टर बाद में आएगा, अभी आपको इतना ही समझना है, ये कनेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। तो भाई पहले आपका नाउन यूज हुआ टाउन, उसके बाद एक प्रिपोजिशन यूज हुआ और फिर नाउन रिपीट हो गई। तो इस केस में नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डेवास्टेटेड, टाउन आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, रो अपॉन रोज नहीं होगा, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर्स नहीं होगा, शिप आफ्टर शिप्स भी नहीं होगा, या फिर शिप्स आफ्टर शिप भी नहीं होगा। तो भाई इसमें नाउन जो रहेगा वो आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज थी इसकी। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन जेंडर नाउन्स की बात करते हैं, डुअल जेंडर बोलते हैं इनको। मतलब ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सारे जेंडर्स के लिए यूज होते हैं। टीचर, इसमें मेल फीमेल दोनों आ गए। स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, ये सब के सब दोनों मेल या फीमेल के लिए यूज होते हैं, इनको डुअल जेंडर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब इनको सिंगुलर में यूज किया जाता है तो जनरली इनको ही, हिज या हिम से ही रेफर किया जाता है। एवरी लीडर, अब लीडर में इंदिरा गांधी भी आ सकती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ यूज क्या होगा, हिज, शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट? No, नो सर। no, sir. अब नो सर। कुछ वर्ड्स हैं जो आपके ग्रुप्स को डिनोट करते हैं, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें वैसे समझाने लायक कुछ नहीं है। ये जो वर्ड्स है ना, इनको आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है कि जनरली आपके होमोनिम्स वगैरह में आ सकते हैं, ये आपके नाउन वगैरह में भी आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज करते हैं। शिप्स के लिए हम कॉन्वॉय यूज कर रहे हैं, फ्लीट यूज कर रहे हैं, कार्स यूज कर रहे हैं। अगर वो किसी एस्कॉर्ट के अंडर मूव कर रही है, मतलब एक पहले सबसे एक व्हीकल होता है, उसके बाद बहुत सारे व्हीकल्स लाइन लाइन में करते हैं, ये जनरली डायरेक्शन दिखाता है, लीडर होता है।
तो वो कॉन्वॉय होता है, जैसे आर्मी में होता है ना। तो इसी तरीके से जब सोल्जर्स हैं तो वो रेजिमेंट में है, कंपनी में है, आर्मी में है। स्टार्स हैं तो वो गैलेक्सी में है, कॉन्स्टलेशन में है, क्लस्टर में है। अब ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं बोलोगे उनको, है ना। अब ग्रुप ऑफ लॉज नहीं बोलोगे। तो इनके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को आपको देखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नाउन जेंडर। ठीक है, कि नाउन को हम जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिसको कहा जाता है पुल्लिंग। ठीक है, पुरुष लिंग। तो इसमें क्या है, ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को, मेल सेक्स को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर वगैरह। ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ होते हैं आपके फेमिनाइन जेंडर, जो आपके स्त्री लिंग की कैटेगरी में आते हैं। टिग्रेस, वुमेन, लाइनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस वगैरह। और फिर कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जो अभी आपने पढ़े थे, चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट वगैरह वगैरह। और न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जिनको न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है, ये नपुंसक लिंग होते हैं। ये बेसिकली निर्जीव वस्तुओं को, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स वगैरह, ये सब इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक सी चीजें हमें देखनी है। जैसे कि हमें ये देखना है कि नाउन को अगर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। चलो, सबसे पहले मैस्कुलिन नाउन को मैं एमएन से रेफर करूंगा, यहाँ पे फेमिनिन नाउन को एफएन से करूंगा। तो कोई भी मैस्कुलिन नाउन आपकी दे रखी है, जैसे कि ऑथर। ऑथर के आगे अगर आप ई एस एस लगाएंगे तो फिर वो आपका हो जाएगा ऑथरस। तो वो फेमिनाइन नाउन में चेंज हो गया। अब बेसिक चीज क्या है कि इसमें आपको मिलेंगे अथाह एक्सेप्शन। यहाँ पर बहुत एक्सेप्शंस हैं और कई सारी चीजें हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर भी सेम चीज मैं दोहराऊंगा कि भाई जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे आप फेमिलियर होते जाएंगे इन टर्म से, और आपको समझ में आता जाएगा कि भाई हम यहाँ ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे मैस्कुलिन जो आपके वर्ड्स होते हैं, ऑदर हो गया, होस्ट हो गया, पोइट हो गया, लॉइन हो गया, प्रीस्ट हो गया, टेलर हो गया, इनके आगे अगर आप ई एस 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 ज्वाइन कर देंगे तो फिर ये आपके फेमिनाइन नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला ये। दूसरा, कोई भी आपका एमएन दे रखा है, मैस्कुलिन नाउन दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, जो लास्ट वोवल है या कॉन्सोनेंट। वोवल क्या होते हैं, जो आपके ए ई आई ओ यू, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको वोवल कहा जाता है, स्वर। हिंदी में इनको स्वर बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स आपके इन पांचों को छोड़ के बाकी जो भी आपके 21 लेटर्स होते हैं, वो सारे आपके कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैस्कुलिन नाउन में आपको क्या करना है कि किसी भी मैस्कुलिन नाउन के जो लास्ट में वोवल है, ठीक है, अब लास्ट में वोवल आ रहा है, या फिर जैसे इसमें वोवल आ गया है ना, ई इज अ वोवल, या फिर उससे पहले कॉन्सोनेंट है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी, हाँ, या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है वोवल से पहले, तो उनको हटा के आप ई एस एस जोड़ देंगे। ठीक है, एक्टर है, इसमें आपने क्या किया, आपने ये वोवल हो गया और ये कॉन्सोनेंट है, इनको आपने हटा दिया, सॉरी, हाँ, इनको हटा दिया और आपने ई एस एस जोड़ कर दिया। ठीक है, इसके साथ बेनिफैक्टर है, इसमें भी आपने सेम चीज करी, आपने आर को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और ई एस एस जोड़ दिया। तो ये बेसिक चीज इनमें भी चेंज करने में आता है कि भाई आपने मैस्कुलिन नाउन को इसमें चेंज कर दिया। अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करोगे आगे तो समझ में आ जाएगा भैया इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और फिर और भी बहुत सारे ऐसे आते हैं मैस्कुलिन नाउन जिनके एंड में आप ई एस एस लगाओगे तो फिर भाई वो भी फेमिनाइन में चेंज हो जाएंगे। एम्परर दे रखा है आपको, अगेन ओ आर को हटा दिया, ई एस एस लगा दिया। इसमें भी आपने एक तरीके से ओ आर को हटा दिया, ई एस एस लगा दिया। ड्यूक का डचेस हो गया। तो ये कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, ये भी कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सॉर्सर का सॉर्सरेस। ठीक, ये बेसिक चीज थी। फिर कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन वो होते हैं जो दो से ज्यादा वर्ड से भी ज्यादा, एक या दो वर्ड से ज्यादा मिलके बने होते हैं। हाइफन नॉर्मली में यूज होता है कई बार। तो मैस्कुलिन में इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट या फिर सेकंड वर्ड में कुछ स्पेसिफिक चेंज करने पड़ते हैं। मैन सर्वेंट दे रखा है, मैन की जगह आपने मेड कर दिया। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हेड मास्टर, उसकी जगह मिस्ट्रेस कर दिया। मिल्क मैन, मेड हो गया। पोस्ट मास्टर, मिस्ट्रेस हो गया। पीकॉक, पी हैन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट या सेकंड वर्ड में जनरली चेंजेस होते हैं और आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाता है। आपको बस अवेयर रहना है कि भाई
स्टेप ब्रदर को किस तरीके से एड्रेस करेंगे फेमिनाइन टर्म में, दैट विल बी स्टेप सिस्टर। फिर कुछ हम बात करेंगे प्लूरल और सिंगुलर टर्म्स की, कि भाई नाउन जो होते हैं उनमें प्लूरल और सिंगुलर टर्म में हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज, कोई भी नाउन आपको दे रखी है, यानी कि बॉय, इसमें आपने एस लगाया, इट इज प्लूरल। सबसे पहला रूल ये होता है, बहुत सारी नाउन्स में ये यूज होता है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, या फिर कोई भी हो गया, बहुत सारी नाउन्स इसमें आएंगी, उनके साथ आपने एस ऐड किया, वो हो गया भाई आपका बॉय का बॉयज, नाउन से सॉरी सिंगुलर से आपका प्लूरल में चेंज हो गया। सेकंड, कुछ नाउन्स होती हैं जिनके लास्ट में या तो एस होता है, ठीक, या तो डबल एस होता है, या फिर सी एच होता है, या एस एच होता है, या फिर जेड होगा, या फिर एक्स होगा उनके एंड में। तो भाई उनमें आपको बस ई एस ऐड करना है, वो आपका प्लूरल में हो जाएगा। बस का वर्सेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया, फॉक्स का फॉक्सेस हो गया, और क्विज का क्विजिस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें ई एस जोड़ना है। ठीक है, तो भाई ये आपके प्लूरल में चेंज हो गया। तीसरा, कई नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में लगा रहता है ओ, ठीक है, उससे पहले कॉन्सोनेंट, ओ आपका वोवल है, और उससे पहले आपका क्या आ रहा है, उससे पहले आपका आ रहा है कॉन्सोनेंट। तो भाई लास्ट में ओ वोवल होना चाहिए, या फिर सॉरी लास्ट में स्पेसिफिकली ओ होना चाहिए, और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तो भाई इसमें भी आप ईएस जोड़ दो, वो आपका हो गया प्लूरल। हीरो का हीरोज हो गया, पोटैटो का पोटैटोज हो गया, मैंगो का मैंगोज हो गया। ठीक है, और फिर कई सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में डबल वोवल होता है, डबल ई है मतलब डबल वोवल है, इसमें आपने बस ऐड किया एस, दैट इज बीज। ट्री के साथ आपने क्या कर दिया, ट्रीज हो गया। जू के साथ में आपने क्या कर दिया, जूज हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, नो, ग्रेट। अब कुछ नाउन होते हैं भाई जिसके लास्ट में लगा रहता है वाई, तो जब वाई होता है और उनसे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करोगे, वाई की जगह आई ई एस लगा दोगे। वाई को आपने हटा दिया, आई ई एस जोड़ दिया, क्राइज हो गया। रिप्लाई है, अगेन वाई लास्ट में है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, आपने क्या कर दिया, वाई की रिप्लेस कर दिया आई ई एस से, क्राइज हो गया, रिप्लाइज हो गया, और क्या क्या हो सकता है, कंट्री कंट्रीज हो गया, है ना। फिर अगला, नाउन के एंड में वाई आ रहा है, और उससे पहले एक वोवल है, इसमें क्या था, कॉन्सोनेंट था, इसमें वोवल है, लास्ट में वाई है और उससे पहले सॉरी वोवल है, तो आप सिंपल, आपको आई एस एड नहीं करना, आप इसकी जगह एस कर दीजिए, तो की का हो गया की। ठीक है, और क्या हो सकता है, वे का होगा वेज, इस तरीके से। ठीक, अब कुछ स्पेसिफिकली और आ जाती हैं, कि जो नाउन है उनके लास्ट में या तो एफ है, जैसे कि हाफ में एफ है, या फिर एफ ई है, जैसे कि नाइफ में एफ ई है, तो यहाँ पर आप वी ई एस ऐड करोगे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ एफ और एफ ई, आप यहाँ पर क्या करोगे, एफ ई को हटा दोगे और वी ई एस ऐड कर दिया, नाइफ। सिमिलरली आपने क्या किया, आपने एफ को जो है यहाँ पर हटाया और उसके वी ई एस ऐड कर दिया, नाउ इट इज हाफ। ठीक है, तो ये आपके प्लूरल में चेंज हो गए। फिर कंपाउंड नाउन आते हैं आपके, तो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है आपका जनरली, या फिर जो स्पेसिफिकली वर्ड जिसको आप चेंज कर रहे हो, उसके साथ में अगर आप एस लगाओगे तो फिर भाई वो भी प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम, बेडरूम, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। इस तरीके से आप इनमें भी चेंजेस ला सकते हो, सिंगुलर टू प्लूरल करके। इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे जैसे करते जाओगे ना समझते जाओगे इस चीज को। फिर कई बार क्या होता है, कई जगह आपको इनसाइड वॉवल्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कि भाई यहाँ पर मैन है, तो आपने इनसाइड वाला वॉवल चेंज करके उसके ई कर दिया, तो मैन हो गया। टूथ है, उसके आपने जो डबल वॉवल्स है वो चेंज करके आपने टीथ कर दिया। तो अगेन यहाँ कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं होता कि भाई ऐसा होगा ही होगा, बहुत एक्सेप्शंस मिलेंगे, बहुत अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन ये सब चीज है कि प्रैक्टिस के साथ रीडिंग बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ठीक है, और फिर आपका लास्ट आता है कि नाउन के साथ अगर आप ई एन ऐड कर देते हैं कई केसेस में, तो वो आपका प्लूरल हो जाता है, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है वो ये, कि कई बार जो नाउन्स होती है ना, उनकी दो मीनिंग होती है उनके प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि ब्रदर टर्म है,
तो जब उनको ब्रदर्स टर्म से यूज करते हैं, प्लूरल में है ये भी प्लूरल में है, ब्रदर का प्लूरल ये भी है, तो ब्रदर्स जब हम बोलते हैं तो आता है कि भाई सेम ब्लड लाइन वाले, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। ठीक है, कि भाई हम अपने पेरेंट्स वाले बच्चों को ही, सिबलिंग्स को ही रेफर कर रहे हैं। और जब हम ब्रेथरन यूज करते हैं, कहीं आपने प्रेडिक ड्रामा या मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो वो जनरली किसी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी या फिर किसी रिलीजियस ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको रेफर करने के लिए होता है। ठीक है, ये पहला वर्ड हो गया। दूसरा होता है क्लॉथ। तो क्लॉथ जब हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है अनस्टिच क्लॉथ, कि जिसको सिला नहीं गया है, सिंपल कपड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम उसको क्लॉथ फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो भाई आपका स्टिच्ड है, या तो आपने उसका कुछ सिलवा लिया है, कुछ बनवा लिया है, तो इट विल बी रेफर्ड एज क्लॉथ। तो ये होमोनिम्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, पेयर ऑफ यूसेज वर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर एक और चीज आती है कि भाई एपस्ट्रोफे जो होता है, ऑफ का यूज जो होता है, और जो एपस्ट्रोफे आप ये लगाते हैं, इनका यूज आप नाउन के साथ कैसे कर सकते हैं? एपस्ट्रोफे यूज होता है पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस क्या होता है? अधिकारवाचक। ठीक है, कि भाई ये जो चीज है मेरी है, ये उसकी है, फलाने की है, ढिमाके की है। तो जब अधिकार शो होता है, पोजेशन शो होता है, क्लेम शो होता है, का, की, के, जो हम आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जब हम इन सब चीजों को यूज करते हैं किसी के साथ, ये उसका है, उसकी है, तो आपका पोजेशन आता है, पोजेसिव केस आता है। तो एपस्ट्रोफी का यूज हम जनरली पोजेसिव केस में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मोहन्स बुक, मोहन क्या है? लिविंग इंसान है। ठीक है, मोहन की किताब। सिमिलरली नॉन लिविंग के टर्म में अगर हम यूज कर रहे हैं, तो भाई उसका पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या? मानवीयकरण। ठीक है, कि भाई हमने सन का क्या किया? मानवीकरण किया है, कि इंसान की तरह हम उसको समझ रहे हैं, और इंसान की तरह हम बोल रहे हैं कि सन्स फ्यूरी, यानी कि सूरज का गुस्सा। उसी तरीके से जब हम टाइम को यूज करते हैं, मेजरमेंट को यूज करते हैं, डिस्टेंस में यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, अ डेज लीव, है ना। सिमिलरली फिर बात आती है आपकी ऑनरेबल नाउन्स। जब कुछ ऑनरेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम सम्मान की तरह देखते हैं, ड्यूटी जैसा वर्ड हो गया, वो आपका क्या होता है? वो आपका ऑनर वाली चीज में आ जाता है ना। तो भाई यहाँ पर भी आप क्या करोगे? यहाँ पर भी आप इनको यूज करोगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे। ठीक है, कोर्ट्स ऑर्डर या फिर ड्यूटीज कॉल, ये सब आपके एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो यहाँ पे। सबसे लास्ट में कुछ फ्रेजेस होते हैं, उनके साथ भी आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। एट वंस विट्स एंड। ठीक है, अब सेकंड केस में देखेंगे हम कि अगर प्लूरल वर्ड है आपके साथ, ठीक है, प्लूरल वर्ड है, लाइक ये आपका बॉयज है ना, और उसके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो भाई फिर आप ऐसा नहीं करोगे कि बॉयज जो हो गया, ये नहीं करोगे, ये गलत होगा। प्लूरल वर्ड है, ऑटोमेटिकली उसके लास्ट में एस लगा ही हुआ है, तो आप क्या करोगे? सिंपल एपस्ट्रोफे यूज करोगे, उसके साथ एपस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये यूज नहीं होगा। ये बॉयज कॉलेज हो गया, गर्ल्स स्कूल हो गया, या फिर जो भी है जहां पर लास्ट में आपके यूज किया जा रहा है एस, तो फिर भाई आप सिर्फ एपस्ट्रोफी लगाओ। ठीक है, फिर तीसरी चीज आती है कि जब भी कोई नाउन यूज करते हुए लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, ये एकदम फुफकारने जैसी साउंड आती है, ठीक है, सिसकाने वाली साउंड आती है, तो वो बेसिकली उसमें आप क्या करोगे? एपस्ट्रोफी यूज का यूज, एस का यूज नहीं करोगे। फॉर कंसाइंस से, ठीक है, इसमें आ रहा है। फॉर पीस, वो भी नहीं करोगे आप। फॉर गुडनेस से, तो जब भी हिसिंग साउंड आ रहा है उस टाइम पे भी आप एपस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे, सिंपल एपस्ट्रोफी का यूज करोगे। ठीक है, और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज, हर्स, योर्स, आस, देयर, मेरा, तेरा, तुम्हारा, फलाना, ढिमाका, जब ये पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज होंगे, तो इनमें भी आप क्या करोगे? एपस्ट्रोफी का यूज नहीं करोगे। कई लोग करते हैं कि भाई योर्स फेथफुली कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, और फिर लास्ट के तीन आते हैं कि भाई एपस्ट्रोफी जो है वो कई बार टाइटल्स के साथ में यूज किए जाते हैं, रैंक्स के साथ यूज किए जाते हैं। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यहाँ पर एपस्ट्रोफी यूज एस यूज किया आपने। माय सन इन लॉस सिस्टर, यहाँ पर आपने एपस्ट्रोफी एस यूज किया। और नॉन लिविंग थिंग के लिए आप एपस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, टेबल स्लैग नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा, लैग ऑफ टेबल तरह से रेफर करना पड़ेगा। तो भाई अगर नॉन लिविंग थिंग है, तो आपको उसका पर्सोनिफिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है? लैग ऑफ टेबल, यानी कि आपने उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया कि भाई टेबल एक इंसान या फिर जानवर की तरह है। ठीक है, मोस्टली इंसान की तरह है। तो भाई वहां पर आप क्या कर सकते हो?
एस का यूज नहीं करोगे, आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, डोंट यूज डबल एपोस्ट्रोफे। आपको डबल एपोस्ट्रोफे जो है ना, वो जनरली आप एक सेंटेंस में नॉर्मली नहीं करो, ठीक है, क्योंकि डबल अधिकार आप निगेशन हो जाता है। माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर्स है एक्सपायर्ड, नहीं, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ये फिर आपको एक्टिव पैसे में थोड़ा समझाऊंगा मैं। अभी आपको इतना समझना है कि जनरली आप एक ही सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हाँ, फिर कुछ और चीजें आती हैं, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन। यहां पर आप एपोस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, यहां पर आपके एक सेंटेंस में भी दो एपोस्ट्रोफे यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन केसेस में आपको एपोस्ट्रोफे यूज करना है। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ठीक। लेकिन अगर एल्स यूज हुआ है ऐसे किसी सेंटेंस में, तो फिर एपोस्ट्रोफे आपको सिर्फ एल्स के साथ ही यूज करना पड़ेगा। फिर आप somebody या nobody के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट somebody else's, आई obey योर ऑर्डर्स एंड nobody else's, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आप लिखोगे somebody's else या फिर nobody's else तो वो गलत होगा, या फिर somebody's else's nobody's else's, that will be totally wrong, ठीक। या कोई डाउट फिलहाल इसके बारे में? ये आपके बेसिक ग्रामर के नाउन के रूल्स हैं, तो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउन्स अगर हम ऐसे कैटेगरी में देखा जाए तो भाई नाउन्स बहुत होते हैं आपके, बहुत लिटरली बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमें उतने पढ़ने नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा हमें नहीं देखना। हमें ये बेसिक नाउन से क्या करेंगे, इन बेसिक नाउन से हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। इन बेसिक नाउन से हम क्या करेंगे, इन बेसिक नाउन से हम इसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच को भी देखेंगे। इसके साथ हम प्रीपोजिशन डिटरमिनेंट्स में भी थोड़ा बहुत घुसेंगे, और इसके साथ स्पॉटिंग एरर्स तो हमें करनी ही करनी है। फिर इन दी ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट वगैरह सब में हमें पता होना चाहिए कि भाई स्पेसिफिकली कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, ठीक है। कोई डाउट? No, sir. समझ में आया? इनको पढ़ना है अच्छे sir. से। कल हम लोग तकरीबन 40 या 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। देखो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, पार्टिसिपेट नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं जा रहा, लिटरली मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं उतनी ही मेहनत से पढ़ाऊंगा, चाहे 2 बच्चे हैं चाहे 5 बच्चे हैं, मैं उतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा। नाउ ये आपके ऊपर है कि भाई आप यू नो उसको कैसे करना चाहते हैं। एक बार को आप जो जीएस की क्लासेस हैं, पॉलिटी हो गया आपका, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, ज्योग्राफी वगैरह, इन सबको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, मुझे कोई इश्यू नहीं। आप क्लास अटेंड ना करो, आप रिकॉर्डेड अगले दिन देख रहे हो, आई एम टोटली फाइन विद इट। लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होंगे, प्लस जब भी आपके प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, या फिर इंग्लिश की क्लास जो हो रही है आपकी, उनको मिस मत करना, क्योंकि उसमें होती है आपकी लाइव प्रैक्टिस। अगर उसमें आप लाइव प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो यू आर मिसिंग मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें मिस करोगे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ना बहुत गलत सा फील होता है मुझे तो, कि भाई वहां से बस आप देख रहे हो, दूसरे लोगों को बस जवाब देते हुए देख रहे हो, वो सही नहीं है। आप खुद ही पार्टिसिपेट करो भाई, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, गलत दो सही दो, कोई यहाँ जज करने वाला नहीं है, जो जज कर रहा है वो बेवकूफ है। शेड योर शेम एंड अचीव द ग्लोरी, ठीक है, अपनी शर्म को त्यागो, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू विल बी एबल टू अचीव दैट थिंग, ठीक है। अगर अचीव नहीं, अगर वो शर्म नहीं त्यागोगे भाई, तो फिर नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए शर्म का त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शर्म त्यागो, तभी सीखोगे भाई, सिंपल सी चीज है, ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर झिझकोगे, हेजिटेट करोगे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, अब sir. हम क्या Yes. करेंगे, Yes, अब sir. हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको देखेंगे। तो मुझे अगेन आप लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, हो हल्ला मचेगा काफी ज्यादा, लेकिन बियर विद इट, करना ही है वो, ठीक है। स्टार्ट करें? जी सर। Yes. ओके। तो भाई ये हमारा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। ठीक, तो सिनोनिम्स से सबसे पहले आप क्या समझते हैं? सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स,
ठीक है, ये एनडीए वालों के लिए तो बहुत, वैसे तो जो पढ़ा रहा हूँ सभी के लिए सब जरूरी है। तो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हमें क्या करना है, एक वर्ड दिया जाएगा हमें, उस वर्ड के अगेंस्ट हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और हमें ये देखना है कि भाई इस वर्ड के रिस्पेक्ट में ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा सबसे सटीक बैठ रहा है कंटेक्चुअल मीनिंग में। और एंटोनिम्स का होता है कि डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, अपोज सॉरी डिफरेंट नहीं, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, टोटली अपोजिट। इसमें भी आपको एक वर्ड दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एकदम उसके अपोजिट मीनिंग में है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और जनरली इन वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग पता होगा और इनमें से हो सकता है कि जो आपका आंसर है आपको उसका मीनिंग भी पता हो, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक, और अगर नहीं होता है, देखो 2 फॉर्म में आते हैं आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। जब स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं ना, तो स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा आपका एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक हाईलाइट कर दिया था वर्ड और पूछा जाता है कि भाई आप इसका सिनोनिम या एंटोनिम बताओ। तब ये करना बहुत आसान होता है। क्यों? अगर आपने प्रॉपर रीडिंग करी है तो आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ के, आप स्पेसिफिक एक वर्ड के हिसाब से समझ जाओगे कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। भले ही आपने उस वर्ड को पहले देखा ना हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर रीडिंग हैबिट डेवलप करी है तो भाई आप एक सेंटेंस को पढ़ रहे हो, उसके अंदर किसी वर्ड को हाईलाइट कर रखा है, तो आपको काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि भाई इस वर्ड की स्पेसिफिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या मीनिंग हो सकती है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। और अगेन ये रीडिंग के साथ में आती है, तो ये बहुत हेल्प करती है जो लोग काफी ज्यादा रीड करते हैं, काफी ज्यादा रीडिंग हैबिट डेवलप कर रखी है। तो चलो शुरू करते हैं अब। सर हाँ। हेलो सर। हम्म। सर कुछ दिक्कत आ रही है, स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा कब से। किसी को नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर, हमको तो दिख रहा है सर। सर में भी उसका प्लीज नेट आप स्लो ऐसा होगा। करो, आप एक बार रिज्वाइन करो लेफ्ट करके। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हो गया, चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं तब तक। तो वर्ड आ रहा है सबसे पहले, आपका आ रहा है इररिवोकेबल। सिनोनिम्स देख रहे हैं हम, अराउंड 60 के अराउंड जो हमारे सिनोनिम्स हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और 60 के अराउंड हमारे एंटोनिम्स हैं उसकी। तो इररिवोकेबल, अभी हम समानार्थी शब्दों को देख रहे हैं, सिमिलर मीनिंग, इसका क्या होगा? सर आंसर सी होगा। सर अनअल्टरेबल। ऑप्शन मत बताना, मुझे वर्ड बताओ। अनऑल्टरेबल। ठीक है, इनऑल्टरेबल का मतलब क्या होता है? इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके, है ना? तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब ये होता है जिसको आप बदल नहीं सकते। एडोर, ब्यूटीफाई। एडोर मतलब होता है ना कि वी आर एडोर्निंग समथिंग, हम किसी चीज को एडॉर्न कर रहे हैं, हम उसमें सजावट कर रहे हैं, तो उसका जो सिमिलर मीनिंग होगा दैट विल बी ब्यूटीफाई, ब्यूटिफिकेशन करना। रिपोज, रिप्लेस। रिप्लेस। नहीं रिपोज का मतलब रिप्लेस नहीं होगा। रिपोज का मतलब होता है एक तरीके से आराम करना, तो दैट विल बी रेस्ट। कमोशन, मूवमेंट। डिस्टर्बेंस। मूवमेंट सर। कमोशन का मूवमेंट नहीं होगा। कमोशन जो होता है ना, डिस्टर्बेंस सर, हाँ उसका डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होगा। कमोशन आपका केओस में होता है, कमोशन का मतलब होता है हल्ला, है ना? तो हल्ला जो मूवमेंट में नहीं होगा, मूवमेंट आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, बट डिस्टर्बेंस इज मोर रिलेटेड टू इट। नर्चर, सर टू ग्रो। किसी को सपोर्ट करना, एक तरीके से मेंटेन। मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, टू ग्रो। नर्चर करना, किसी को ग्रो करना, है ना? बढ़ावा देना। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, तो दैट विल बी रिफ्यूज। अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है किसी को पीड़ित करना या फिर किसी को कुछ गलत बोलना, सो दैट विल बी स्कॉर्न। किसी को बड़ी डोसाइल, सबमिसिव। डोसाइल का मतलब जो इंसान ईल्ड कर देता है, गिव अप कर देता है, या फिर जो एक जनरली सबमिसिव नेचर में रहता है, ठीक है, दब के रहता है, दबाव में आता है, सबमिसिव। कंसिडरेट, सर एग्रीएबल। एग्रीएबल। यू आर वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स माय फीलिंग, क्या मतलब? वेरी एग्रीएबल। Agreeable कैसे होगा भाई इसका? कंसिडरेट होगा, thoughtful होगा ऐसे। thoughtful, है ना? सर लाइक
लाइक माइंडेड नहीं होगा भाई, यू आर वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स माय फीलिंग, मतलब यू आर वेरी थॉटफुल टुवर्ड्स माय फीलिंग। इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्री कर रहे हो या फिर लाइक माइंडेड हो, सर यू आर थॉटफुल अबाउट सर इट, लाइक है ना? माइंडेड भी तो हो सकता है। नहीं होगा, लाइक माइंडेड कैसे होगा? They're लाइक माइंडेड होता है considering sir. सिमिलर, मतलब सर एकदम Thinking about. दोनों के सर विचार मिल रहे कंसिडरेट हैं। मतलब कोई चीज कंसिडरेट मतलब कंसिडर वो करना, कंसिडर अलग तो उसी होता है तरह भाई, वो एग्री भी कंसिडर तो अलग होगा। होता है, वो कंसिडर अलग होता है, ये कंसिडरेट है, ठीक है? मतलब उसके बारे में सोच रहा है। हाँ, सोच रहे हो आप, यू आर वेरी थॉटफुल अबाउट इट, आप विचार दे रहे हो उस चीज को। फिर आता है इररिजोल्यूट। Undecided. Undecided. हम वर्ड्स को ब्रेक भी कर सकते हैं कई बार। रिजोल्यूट या Undecided. रिजोल्यूट का मतलब होता है रिजोल्यूशन, कोई फैसला लेना, है ना? और उसका Undecided. अपोजिट होता है इररिजोल्यूट। तो इन रिजोल्यूट का हम देखेंगे तो होगा अनडिसाइडेड। Undecided. फ्रूगल, Sir, B part. Misery. Misery. मिजरी, फ्रूगल मतलब जो इंसान माइजरली होगा, जो इंसान कंजूस होता है ना? तो कंजूस इज माइजर। मोटिव, रीजन, Intention. मोटिव का मतलब होता है Intention. Intention ज्यादा होता है। इंटेंशन। मोटिव का मतलब होता है इंटेंशन। Intention. पिटी, Mercy. Mercy. मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, या फिर उसको कहेंगे मर्सी। क्वैश, रिजेक्ट। बिल्कुल क्वैश कर देना, दैट विल बी रिजेक्ट, मना कर देना। रिस्ट्रिक्ट, Prohibit. बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है, नहीं, रिस्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है, कर्टेल का मतलब तो होता है कि उसको दबा देना एक तरीके से, पर्दा उसको बढ़ावा ना देना, है ना? रिस्ट्रिक्ट मतलब टोटली मना, दैट विल बी प्रोहिबिट। सर मैं कुछ कहूँ Expect. सर? हाँ बोलिए। सर मैं कुछ बोलना चाहता था सर, रेस्ट्रिक्ट का कर्टेल भी तो हो सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट जो होता है सर, हम एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज कर्टेल। नहीं भैया, देखो रिस्ट्रिक्ट को जनरली हम जो यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट सेंस में ज्यादा यूज करते हैं। कर्टेल क्या होता है कि रिड्यूस करना, लेसन करना, कम करना, है ना? कर्टेल को हम उन टर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो अगर रिड्यूस आ रहा है आपका तो आप कर्टेल कर सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्ट है तो इट विल बी प्रोहिबिट ओनली, ठीक है? सो नेक्स्ट इज एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का क्या होता है आप लोगों को? एक्सपेक्ट मतलब आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई एंटिसिपेटेड दैट यू विल कम टुडे, है ना? मैंने एक्सपेक्ट किया कि तुम आओगे आज। Yes, sir. ट्रिमेंडस, ऑसम, ट्रिमेंडस होता है ऑसम, दिस इज योर ट्रिमेंडस अचीवमेंट। ट्रिमेंडस मतलब हद से Remarkable. हाँ, रिमार्केबल तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि इट इज गुड, एक्सीलेंट, एक्सेसिव, बढ़ के है काफी ज्यादा। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा बढ़ के है, सो इट विल बी एक्सेसिव। मेटिकुलस, मेथोडिकल। मेटिकुलस का मेथोडिक क्या होगा? Correct. पेंस्टेकिंग, क्यों? सर करेक्ट, देखो, मेटिकुलस का मतलब होता है कि कोई इंसान जो डिटेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है ना, और बहुत ज्यादा प्रिसाइजली काम Clean. करता हो, तो उसका होगा पेंस्टेकिंग। क्लीन सर, Painstaking. पेंस्टेकिंग भाई। Okay. अबंडेंट, करेक्ट रीजन भी जानना है और हमें ये भी जानना है कि दूसरा रीजन क्यों नहीं होगा, जो उसका सिमिलर मीनिंग वाला है ना। तो सफिशिएंट का मतलब होता है कि ठीक है, काफी है ना, लेकिन प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि ज्यादा है। एबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है ज्यादा है ना? तो ज्यादा है आएगा प्लेंटीफुल। एक्वेंट, इंट्रोड्यूस, एक्वेंटेंस हम यूज करते हैं ना, दैट ही इज एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, मतलब उसके साथ मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका हूँ, सो दैट विल बी इंट्रोड्यूस। चेंज, एब्सोल्युटली Renew. चेंज का तो ऑल्टर होगा भाई, ऑल्टर। सर रिपीटेडली, सर रिन्यू भी तो हो सकता है। रिन्यू कैसे होगा भाई? रिन्यू तो Change एक पॉइंट मतलब से गए फिर से change चेंज हो गया। चेंज मतलब टोटल बदलना, अल्टर भी वही होता है, बदलना।
सर ओल्ड फॉर्म्स और न्यू फॉर्म्स में भी तो चेंज होते हैं ना सर, तो इसलिए रिन्यू भी तो एक तरह का चेंज ही हुआ। वो कंटेक्चुअल मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हम एकदम स्पेसिफिक मीनिंग की तरफ देखेंगे कि सबसे ज्यादा सटीक कौन सी है ना। तो अगर अल्टर नहीं होता तो आप एक बार को रिन्यू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अल्टर है तो हम अल्टर को चूज करें। Okay. ठीक है। नेक्स्ट इज सर रिपीटिवली। सीक्रेटली Secretly. बिल्कुल, इसका मतलब होता है कि एकदम चुपचाप से, सीक्रेटली। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, Forefront. फोरफ्रंट Forefront. में आएगा। इसका मतलब होएगा कि हम पहले से किसी चीज को बता रहे हैं, है ना, पहले से बता दिया। Hotel. Hotel. जेन्युइन, Fort. रियल 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 जेन्युइन का Real. मतलब होता है असली, मतलब सच्चा, दैट विल बी रियल। एडवर्स, Derogative. Negative. Derogative. नेगेटिव डेरोगेटिव नहीं होगा। Derogative. Derogative. that he made an adverse comment on me or that person is living in adverse conditions, तो एक तरीके से that will be Unfavorable. negative. Adverse situations. Elastic, Flexible. फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल elastic का मतलब होगा सर एडवर्स डेरोगेटिव भी तो हो सकता है तो, क्योंकि डेरोगेटिव होता दोनों है, ही मतलब नेगेटिव। डेरोगेटिव होता है कि भाई आप किसी के खिलाफ कुछ उल्टा बोल रहे हो। एडवर्स कंडीशंस आर जनरली नेगेटिव कंडीशंस। Unfavorable ठीक है, hostile. हाँ, you are being hostile for that person. Vacillate, आपने देखा ना कई बार जो कैंडल होती सर नहीं है, पता कैंडल की जो फ्लेम होती है वो फ्लिकर करती है। Waiver. बिल्कुल, वेवर वेवर मतलब ऐसे हिलना, वैसिलेट करना, ऑसिलेशन के टर्म में देख सकते हो आप उसको, है ना। इम्पेकेबल, Perfect. Perfect. Faultless. परफेक्ट। ऐसा क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। एक स्टेटमेंट देता हूँ आपको, दैट पर्सन इज हैविंग, दैट पर्सन, या फिर कह सकते हैं दैट ही हैज एन इम्पेकेबल रिकॉर्ड। तो इसका ये मतलब नहीं कि परफेक्ट रिकॉर्ड है, Faultless. हाँ, इसका ये मतलब है कि भाई उसके रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है, दैट विल बी फॉल्टलेस। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि हम कहाँ यूज करने हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। ये भी तो लगता है कि ही हैज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्लियर रिकॉर्ड। क्रिमिनल क्रिमिनल क्यों बोलना भाई? इम्पेकेबल का मतलब ही होता है फॉल्टलेस, कि भाई उसका कोई मतलब कोई कमी नहीं है रिकॉर्ड में। क्रिमिनल आप क्यों डालोगे उसमें? फिर आता है इम्पेडिमेंट। एलिमेंट सर क्या एलिमेंट कैसे आएगा भाई? हैरी पॉटर देखिए किसी ने या पढ़ी है? उसमें एक जिंक्स यूज करते हैं वो लोग। Obstruction होगा ना। हाँ, इम्पेडिमेंटा। जैसे ही उनके सामने डेथ ईटर्स आते हैं वो इम्पेडिमेंटा कर देते हैं, और जो छत होती है उससे पत्थर गिर के रास्ता रोक देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, है ना। तो इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रोकना, रुकाव, ऑब्स्ट्रक्शन। एडवांस, प्रोग्रेस, बिल्कुल आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। प्रोग्नोसिस, Diagnosis. एंटोनिम्स नहीं देख रहे हैं भाई हमको। Forecast. फोरकास्ट, पहले से कुछ बताना। पोच, Hunt. हार्डकोर पोच का मतलब था शिकार करना, दैट विल बी हंट। रिपार्टी, विटी रिप्लाई हाजिर जवाब इंसान, जो तुरंत ही काफी मजेदार रिप्लाईज देता हो, क्विक विटी रिप्लाई। एग्जॉर्ट, Urge. ठीक है, तो इसी तरह की कोई इच्छा होना, दैट विल बी अर्ज। ल्यूरिड, ल्यूरिड, Bright. राइट क्यों होगा? ल्यूरिड का मतलब होता है शॉकिंग, एकदम चौंक जाना। फेमिलियर, Well known. अच्छा well known. डेजर्ट, रिलेटिव भी हो सकता था। सर रिलेटिव हो सकता है ना उसका Straight dish. रिलेटिव तो रिलेटिव होता है ना। फेमिलियर आप बहुत सारे टर्म्स में यूज करते हो। आई एम फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट, आई एम फेमिलियर विद दिस पर्सन, तो दैट इज वेल नोन।
और रिलेटिव्स बहुत सारे होंगे, लेकिन फेमिलियर आप उनमें से कुछों के साथ ही होंगे। दैट Familial क्या है, वेरी सर? फेमिलियर विद मी, है ना? सर बी का क्या मतलब है? किसका? 36 में बी फैमिलियल फैमिली फेमिलियल दोनों वाला है फैमिलियल। फेमिलियल होता है आपका यार वेल नोन। नहीं। मतलब कि कुछ चीज होती है ना जो आपकी फैमिली में जो बार बार होती रहती है, ठीक है, ओके उसको नॉर्मली आप ओके बोलते हो फेमिलियल। मतलब कोई इवेंट होता है या फिर कुछ चीज जो आपकी फैमिली में बार बार अकर हो रही है, रिलेशन में बार कोई बार भी अकर हो रही इंसिडेंट। है ना, तो उसको कहा जाता है फेमिलियल। Incidents happening twice. फिर आता है डेजर्ट, Sweet Sweet dish. dish. Sweet dish. स्वीट डिश, एफिलिएट, Associate. Copy. यानी कि कॉपी नहीं होगा। एफिलिएट मतलब किसी से जुड़े हैं आप, किसी से Associate. है ना, साझेदार हैं, so that will be associate. Explicit, my explicit Cautious. cautious Cautious. नहीं होगा। Exorbitant. अच्छा The सुनो, clear. these are my explicit commands to you. Clear. Obvious. Clear, explicit का मतलब होता है साफ, क्लियर एकदम। Clear. Diligent, Intelligent. that person is very diligent in office. Modest. 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 हार्ड वर्कर होगा भाई उसका। इंडस्ट्रियस, एकदम काम में लगा रहता हो, है ना? Infuriate, infuriate का मतलब होता है भाई बहुत गुस्से में होना, ठीक है, that will be enraged. Prospective, Possible. these are the prospective templates for you, मतलब these are the possible templates for you. Lousy, Awful. awful, he's a very lousy fellow, है ना? बहुत अजीब सा या फिर लूज नहीं रहेगा भाई। Awful. awful, इसको आप बर्दाश्त ना कर पाए। Accentuated, Shocking. Mitigated. भाई accentuated का Devalued. ना, sharpened, हाँ तुक्के मारो सर। तुक्के मारोगे ना, मतलब तुक्के मारो, कोई गलत वो नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक लॉजिक यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? Predominantly, Profoundly. Mostly. इसका होगा मोस्टली, ठीक है? पॉजिटिव, Shortfall. बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब होता है शॉर्टफॉल, कमी पड़ जाना। एवर्ट, अवॉइड मतलब अवॉइड, किसी से बोलते ना दैट ही अवॉइडेड हिज गेज, तो मतलब भाई अवॉइड करना। पेंसिव, Thoughtful. थॉटफुल, इसका भी रेफरेंस मैं हैरी पॉटर से दूंगा। उसमें एक वो रहता है ना, पेंसिव टाइप का रहता है जिसमें मेमोरीज वगैरह दिखती हैं, डम्बलडोर के ऑफिस में रहता है ना? सो दैट इज रिलेटेड टू थॉट्स ओनली, कि भाई उसमें थॉट्स अपने स्टोर कर दिए, सो दैट इज थॉटफुल। मैं ऐसे किताबें पढ़ता रहता हूँ, मूवीज देखता रहता हूँ, ऐसे मुझे अच्छे सारे वर्ड्स मिलते हैं ना, उनको फिर मैं सर्च करता हूँ और फिर उनको पढ़ता हूँ और फिर मैं उनका यूज करता हूँ। तो मूवीज देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं, उनको देखो, उनको डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करो। जब तक डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज नहीं करोगे ना, तब तक तो भाई कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप सोच रहे हो वर्ड मीनिंग करके करोगे तो नहीं होगा। तो अभी जैसे एंड होगा ना, तो आपको एक तरीका बताऊंगा। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है मैत्रीय, फ्रेंडली। प्रोविजनल डिग्री, दैट विल बी टेम्परेरी। भाई ये थोड़ी आवाज कम करवाओ पीछे, ठीक है? हॉरेंडस, Greatly unpleasant. बिल्कुल, दिस वाज एन हॉरेंडस एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत बेकार रहा। सो ग्रेटली अनप्लेजेंट। ऑथेंटिक, Genuine. बिल्कुल ऑथेंटिक का मतलब होगा कि भाई दिस इज जेन्युइन, रियल। रेक्टिफाई, ठीक है, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना,
Miraculous. Unexpected. नहीं, miraculous Amazing, unexpected नहीं amazing, होता, miraculous का मतलब amazing. होता है चमत्कारिक, so that will be amazing. Amazing. भाई जिसके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही, थोड़ा सा यार 2-4 मिनट के लिए म्यूट कर लो यार. Rupal. Okay. Next is warranty. Guarantee. Guarantee. Warranty. सर वारंटी गारंटी कैसे होगी? नेव प्यादे को कहते यस सर, अभी अपने वारंटी और गारंटी दोनों में डिफरेंस रहता है. Warranty different है, में- sir. Warranty and guarantee does have a difference, but पर वो यहाँ पर हम चारों में इनको से सबसे similar terms कॉमन use है. मोस्ट रिलेवेंट वही है। बात सुनो. हमें इसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देखनी होती है, हमें मोस्ट रेलेवेंट देखना पड़ता है. तो वारंटी और गारंटी में काफी कुछ सिमिलर भी होता है, जनरली रिप्लेसिंग या फिर टोटली री एक्सचेंजिंग वगैरह से रिलेशन में रहता है. यहाँ पर वारंटी में थ्रेट नहीं आएगा, ऑर्डर फॉर अरेस्ट भी नहीं आएगा, दैट इज वारंट, और इशू भी नहीं आएगा. सो मोस्ट रेलेवेंट इज गारंटी. ठीक है. जी सर. नेक्स्ट इज नेव. सोल्जर. नेव पर्सन, दैट इज स्काउंड्रल, बदमाश आदमी. Prodigal. Prodigious. Return. Prodigious. बहुत बारी चीज सुनी होगी. Sooner or later Prodigious. ना prodigious तो नहीं होगी भाई. Wasteful. The Return of the Prodigal Son, ये आपने कई बार लिटरेरी टर्म्स में नहीं सुना, या मूवीज हाँ वगैरह. सर, prodigal son returns. सुना सर. हाँ, तो Wasteful वेस्टफुल, है, जिससे wasteful. उम्मीदें बहुत थी लेकिन सर, वो सब कुछ wasteful बर्बाद है. करके रख देता है. Wasteful. Imposed. Tax. Tax. Rough. बिल्कुल, इसका मतलब होगा रफ. Forgo. Disown. डिसोन करने में और रिनाउंस करने में फर्क होता है. रिनाउंस होगा इसका. Forgo मतलब Leave. छोड़ देना. Pronounce होगा Forgo का क्या मतलब होता है? छोड़ देना, है ना? आपने खुद ने छोड़ा है, तो उसका लीव होगा, similar लीव meaning सर, लीव. क्या होगा? रिनाउंस, कि भाई त्याग देना. डिसाउन क्या होता है? कि भाई आपने किसी को निकाल दिया, है ना? तो फॉरगो का मतलब होगा रिनाउंस. अब बारी आती है आपकी एंटोनिम की. एक सेकेंड. जिसके यहाँ गाय रमा रही है भाई, अच्छा दूध मिलता होगा बहुत. बढ़िया यार, बढ़िया. Dairy milk. फास्टिडियस. एंटोनिम्स देख रहे हैं, अपोजिट मीनिंग देख रहे हैं, सिमिलर मीनिंग वाले सिनोनिम्स वाले मोड में मत रहना. ठीक है. फास्टिडियस. Fussy. फास्टिडियस का मतलब होता है जो इंसान एडजस्ट नहीं करता है किसी के साथ. इसका अपोजिट क्या होगा? जो एडजस्ट नहीं करता है. Cooperative. एडजस्टेबल भाई, एडजस्ट की बात कर रहे हैं. चलो, डीप. चलो मतलब होगा डीप, मतलब हाय. डीप आएगा ना. चलो, ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन टर्म्स में बात कर रहे हैं. आप जनरली शैलो और डीप को यूज करते हैं, आप शैलो और हाई नहीं बोलते हैं, है ना? तो शैलो का होगा डीप. एक्सप्लिसिट. Exclusive. एक्सप्लिसिट मतलब था क्लियर. तो उसका अपोजिट क्या होगा? Ambidextrous. Ambiguous. एम्बिग्यूस होगा. एम्बिग्यूस का मतलब होता है कि जो जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो, जो क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो, दैट इज एम्बिग्यूस. नेक्स्ट इज इम्यून. इम्यून वो होता है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता. Weak. वनरेबल वो होता है जिसके ऊपर फर्क पड़ता हो, जो एक तरीके से कमजोर टाइप का होता है. तो इम्यून के टर्म्स में वी विल यूजिंग वनरेबल. ब्लीक. ब्राइट. ब्लीक का अपोजिट होगा ब्राइट. वेनरेशन. वेनरेशन का मतलब होता है टू रिवेयर समथिंग, टू रिस्पेक्ट समवन. उसका अपोजिट विल बी Disrespect. insolent. That person is very insolent. या फिर her mother Humble. haven't taught their children any kind of manners. That's why they're insolent.
क्या होगा? Humble. ignorant मतलब होता है जो आपको बेबाकी से जवाब दे या फिर जो ह्यूमिलिएट टाइप का करे, तो उसका अपोजिट होगा humble. बेसिकली हाँ. अर्बन, Rural. rural, रस्टिक रस्टिक नहीं होगा, रस्टिक तो होगा एकदम कबाड़ खाना टाइप का. इनक्रेडिबल, Believable. इनक्रेडिबल जिस पे भरोसा ना किया जा सके, अतुलनीय टाइप से, उसका अपोजिट बिलीवेबल. कंकर, कंकर, डिसएग्री कंकर का मतलब होता है कि भाई किसी तरह एग्री करना है ना, उसका अपोजिट विल बी डिसएग्री. क्वाइट, डिसएग्री Violent. पैंडेमोनियम पेंडेमोनियम क्यों होगा भाई, बताओ मुझे. सर केओस सर पैंडेमोनियम मतलब केओस होता है ना सर? केओस होता है ना सर बिल्कुल. पेंडेमोनियम का मतलब होता है काइंड ऑफ डिसऑर्डर, केओस, एनार्की. तो क्वाइट का अपोजिट विल बी पेंडेमोनियम. वेग, क्लियर वेग मतलब धुंधला, उसका अपोजिट क्लियर. हेलो का क्लियर. इनएविटेबल, क्लियर. इनएविटेबल. Avoidable. इनएविटेबल तो आप जानते ही होंगे, वो Avengers में use जो करता मूवी था, एवेंजर्स है ना, आई एम इनएविटेबल, मुझे होने से नहीं रोका जा सकता, उसका अपोजिट विल बी अवॉइडेबल. रोक सकते हैं. ह्यूमिलिटी, प्राइड, ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल इंसान, प्राइड मतलब गर्व से भरा हुआ. रैपिडली, स्लोली एक्सटोल, सेंसर, किसी चीज पे किसी तरह का सेंसर लगाना, रोक लगाना. मेक, ब्रेक ब्रेक. टर्मिनेट, Begin. सक्सेसर, Predecessor. सक्सेसर मतलब Predecessor. आगे आने वाला, प्रेडेसेसर जो उसका पीछे था. डेमोलिश, बिल्ड करना. डिनायल, सर डिनायल मतलब कोई इंसान नहीं, डिनायल मतलब काइंड इंसान होता है. अनकाइंड. प्रिवेंट, Induce. प्रिवेंट का होगा इंड्यूस. प्लॉजिबल, बिल्कुल. प्लॉजिबल का जो अपोजिट होगा वो होगा क्या, इम्प्लॉजिबल या फिर अनबिलीवेबल. ठीक है. फ्रेंटी, Strength. बिल्कुल. फ्रेंट मतलब कमजोर, वीक, उसका अपोजिट विल बी स्ट्रेंथ. फ्लेयर, इनएबिलिटी that person, you know, that person has a flair for writing or flair for singing, मतलब because ability है, skill है, उसका opposite will be inability. Collapse, rise dormant मतलब छुपा हुआ, सोया हुआ. एक्टिव Active, anxious, केयरफ्री anxious मतलब जो चिंता में उलझन में फंसा हुआ है, उसका opposite will be clear. Thrifty, Loyal. thrifty विशफुल मतलब इकोनॉमिकल इंसान, Clean, देख के clean, चलता हो. Loyal. Wasteful होगा. thrifty का मतलब होता है जो इंसान थोड़ा इकोनॉमिकल तरीके से चलता हो या फिर कंजूसी करके चलता हो, उसका अपोजिट विल बी वेस्टफुल. फैंटास्टिक, Ordinary. फैंटास्टिक का होगा ऑर्डिनरी. इनोवेट, Copy. एस्केटिज्म, क्या डूब गया, एस्केटिज्म. सी सर कंफर्ट. एस्केटिज्म होता है भाई कोई तपस्वियों की तरह रहता है, एकदम ही मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के. Luxury. एंड्योरेंस, सर कंफर्ट भी तो हो सकता है. नहीं कंफर्ट नहीं होगा भाई. एस्केटिज्म होता है, अब एंटोनिम्स की जब बात कर रहे हैं तो हम पीक की बात कर रहे हैं, एक पीक इधर एक पीक इधर. तो भाई एस्केटिज्म जो है वो सब कुछ छोड़ दिया,
और लग्जरी मतलब जितना हो सकता है उतना इंसान इकट्ठा कर रहा है ना। कंफर्ट इसके तपस्वी बीच सर में लाई करता है। कंफर्ट ही तो लग्जरी होता है ना सर। क्या? सर कंफर्ट का दूसरा नाम ही तो लग्जरी है, मतलब नहीं कंफर्टेबल जो है वही कंफर्ट का दूसरा नाम लग्जरी नहीं होता भाई। लग्जरी कंफर्ट ज्यादा मतलब लग्जरी है। कंफर्ट आप नॉर्मल चीज में भी हो सकते हो, नॉर्मल बेड में भी हो सकते हो, लेकिन आपको वाटर बैग चाहिए, ठीक है, तो वही वो आपकी लग्जरी वाली चीज है। मतलब एक जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप उस चीज को कर रहे हो, तो वो आपके लग्जरी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में मीन्स है। नेक्स्ट इज एंडरिंग। एंडरिंग मतलब होता है कि जो काफी टाइम तक चलता है, एंड फ्लीटिंग विल बी टेम्परेरी। रिजोल्यूशन Establishment. प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव जो पुरानी सोच रखे। अननर्व्ड नर्वस मतलब घबराया हुआ, उसका अपोजिट कॉन्फिडेंट। वेग क्लियर। सर Weak, precise. अपोजिट मीनिंग की बात कर रहे हैं भाई। वेग मतलब एकदम ही प्रिसाइज विल बी स्पेसिफिक। हार्मनी आप एग्री कर चुके हो, है ना, आप सब कुछ एग्री कर रहे हो, आप एक दूसरे की बात मान रहे हो, उसका अपोजिट विल बी डिसएग्रीमेंट। पर्पसली अनइंटेंशनली मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो, अनइंटेंशनली आपसे हो गया। गिल्टी यानी कि दोषी। ब्रेव बिल्कुल, जो टिमिड ब्रेव मतलब साहसी इंसान, टिमिड मतलब कमजोर। डुप्लिसिटी Originality. डुप्लीकेसी नहीं बोला है मैंने, डुप्लीकेसी नहीं बोला है, डुप्लीसिटी बोला है। Serenity. ऑनेस्टी डुप्लीसिटी होता है जो इंसान डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है। ओपेक Transparent. जॉक्युलर दैट इंसान जॉक्युलर जो मोरोस। जॉक्युलर मतलब जो इंसान काफी जोविलेंट है भाई, एकदम से तरीके से हंसा रहा है सबको, उसका अपोजिट मोरोस जो एकदम ही बुझा हुआ सा है। हिंडर हिंडर मतलब रोकना। प्रोहिबिट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोहिबिट, लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा? इनकरेज। अनकॉम्प्रोमाइजिंग Flexible. अगेन हम वीक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। केयरलेस होगा। एक टर्म होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है एपैथी। ज़ील मतलब एक्सट्रीम इंटरेस्ट है, और एपैथी का मतलब होता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। एपैथी डिसइंटरेस्ट नहीं होता, वो डिसइंटरेस्ट इज कि उतना फर्क पड़ेगा आपको, लेकिन उस हिसाब का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एपैथी एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है ज़ील के अपोजिट। डेस्परेशन शिमरिंग Gloomy. सर डेस्परेशन मतलब क्या होता है? बुझता हुआ, है ना। ग्लूमी है ना, ग्लिमरिंग आएगा। शिमरिंग मतलब जो बुझने वाला है, फ्लिकर हो रहा है लास्ट में, उसका अपोजिट भी ग्लिमरिंग। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जनरली जब आप कभी इकट्ठे वगैरह होते हैं, या फिर उसको कह लो क्या कहते हैं इसे, जब कोई कोई ग्रुप वगैरह होता है, वो इकट्ठा वगैरह होता है, या फिर किसी जगह को आप बोला जाता है कि भाई दिस इज अ वेरी होली प्लेस, इस टाइप से। मोस्टली क्रिश्चियन टर्म्स में इसको यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्स्क्रेशन सर जॉन विक में था ये वर्ड। जॉन विक में, हाँ या ऐसे रिलेट किया करो। फिर नेक्स्ट आता है फार फेस्ट। दिस आइडिया इज वेरी फार रियलिस्टिक रियलिस्टिक Lands. निगर्डली Lavishly. ना, हाँ लेविशली
मेलोडियस, Odious. Tuneless. ट्यूनलेस, Last one, sir. एडवांस्ड, Receded. Receded. एडवांस होना आगे बढ़ना, receded पीछे होना, इनलाइटेंड, इग्नोरेंट, इनलाइटेंड मतलब जिसको एकदम ज्ञान की परम अवस्था प्राप्त हो चुकी है, इग्नोरेंट मतलब जिसको पता ही नहीं है कुछ भी, एक्सेप्शनल, परमानेंट, टेम्परेरी, मॉडरेट, Extreme. ठीक है बिल्कुल, एक्सट्रीम, और लास्ट में आता है डिफिडेंट, Outspokenness. आउटस्पोकननेस। डिफिडेंस मतलब वन सेकेंड, डिफिडेंस मतलब जो दबाव में आ जाता है, ठीक है, डरा हुआ थोड़ा, करेजियस, साहसी इंसान, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माइक्स अपने म्यूट कर लो, जरूरत नहीं है अभी। तो देखो एक बेसिक चीज है, सबसे पहले आपके पास में 60 आज मैंने आप लोगों को कराए सिनोनिम्स, प्लस 60 आपके आए हैं एंटोनिम्स। अब इसमें से 2-3 चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब बिल्डिंग की। तो वोकैब बिल्डिंग के लिए आपको एक काम करना है, आपके पास एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। आपको इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब आपने क्या किया कि आपने जनरली जैसे मॉडरेट का देख लिया, एक्सट्रीम, हो सकता है आपको एबनॉर्मल, वीक और सेपरेट का मीनिंग ना पता हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले मॉडरेट की मीनिंग भी देखो अच्छे से, एक्सट्रीम की भी देखो, एबनॉर्मल, वीक और सेपरेट, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग को अच्छे से देखो, ठीक है। फिर क्या करना है, एक नोटबुक लो या जो भी आपके पास में आप मेंटेन करते हो, इसमें इन 5 वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बेसिस पे आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाओ। जब आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाओगे कुछ इस तरीके से 60 इंटू 5 आप कर दो, तो दैट इज 300 सेंटेंस आपने एक सेशन में बना लिए, ठीक है। एंड अगर दोनों को देखा जाए तो दैट विल बी 600 इन टोटल। आप इसके हिसाब से आपका 600 सेंटेंसेस बन गए। जब भी आपको कुछ फ्री बैठे हो, कुछ करना है, आप रिविजिट करेंगे, दोबारा से उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। आप सेंटेंस के बीच में जो भी आपने वर्ड आपने जिसकी मीनिंग आपको पता करनी थी, उसकी मीनिंग के लिए आपने सेंटेंस लिखा था, उस वर्ड को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, फिर बोल्ड में करेंगे। और आपको क्या होगा कि जब आप उसको रिविजिट करेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आप उस वर्ड की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेंटेंस के हिसाब से। तो जब आप उसकी मीनिंग अगर फिगर आउट कर पाते हैं तो आपको मतलब याद है, नहीं कर पाते हैं तो एक बार फिर से उसकी मीनिंग देखो और फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि ये चीज आपने लिखी है तो आपको ये बेटर तरीके से याद रहेगी। आपको वर्ड मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग से कुछ नहीं होता। तो ये आपके पास टोटल देखा जाए तो आज के सेशन में 600 हो गए। हम बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। इस वीक में आप ये काम पूरा कर सकते हैं, सैटरडे संडे को अगर आप चाहते हैं। अगर पूरे भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट आप हाफ हाफ तो कर ही सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं अपनी एबिलिटी में उतने आप करिए। तो पहली चीज ये होती है आपकी वोकैब बिल्डिंग की, ये आपकी बहुत काम आएगी। अब इसमें दूसरी चीज होती है कि भाई आप जो सेंटेंस बनाएंगे ना, उसको कोशिश करना कि ग्रामेटिकली करेक्ट बनाए। अभी ग्रामर हम कवर करते जाएंगे तो आप वो चीज भी फिगर आउट कर लेंगे। ग्रामेटिकली उसको करेक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर है तो स्पॉट इन द रश की तरह उसको ढूंढो। दूसरी चीज आपकी ये होती है। तीसरी चीज, जो भी आप सेंटेंस बनाओगे उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो ये आपका रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हैं, आप उसके एंड कहाँ से करते हैं, और मिडिल में आप उसको कौन से कनेक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपके प्रोपोजिशंस वगैरह में आएगा, एडजेक्टिव्स वगैरह में हम यूज करेंगे। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, और उसकी मीनिंग भी अच्छे से पता चल रही है, और उसके साथ साथ हम उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि भाई आपके जो पैरा जम्बल्ड वर्ड्स हैं वो आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो है ना, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट वाला, वो भी काफी हद तक सॉल्व होगा। क्योंकि उसमें भी यही होता है कि भाई स्टार्टिंग कौन सी सेंटेंस से हो रही है, एंड कौन सी चीजों से हो रहा है, बीच में कनेक्टर्स कौन से यूज होते हैं, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होगी तीसरी चीज। चौथी चीज आती है आपकी WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो पार्ट है आपके SSB के साइकोलॉजी टेस्ट का, ठीक है।
तो भाई अब आपकी चौथी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी सेंटेंस बना रहे हो उसमें अपनी कोई एक OLQ को आप प्रोजेक्ट करिए, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। ठीक है, उसमें आपने नेट पे मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी ही कि किस तरीके से आप OLQs वगैरह में करते हैं, TAT वगैरह में करते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा इसके बारे में ढूंढना कि WT में आप किस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। तो भाई एक ये जो प्रैक्टिस है इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, डिसिप्लिन भाई बहुत ज्यादा लगेगा इसमें, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, दिस इज वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन ये जो चीज अगर आप डेवलप करोगे ना तो भाई ये इतनी धांसू चीज होगी ना, इतनी धुआंधार चीज होगी कि भाई सबके तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, sir. Yes, सर सर मेकिंग सेंस? यस सर Yes, sir. मेकिंग Yes, sir. सेंस? मुझे पता है कि आप में से मुश्किल से 10 या 20 लोग ही होंगे जो इस चीज को एंड तक फॉलो करेंगे, लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो ये फॉलो करेगा ना उसकी इंग्लिश इतनी तगड़ी हो जाएगी ना कि यू कांट इवन इमेजिन, बहुत सही हो जाएगी भाई। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग लगेगी ये चीज, लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी आपको, लेकिन भाई अगर इसको कर लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपसे आज से पहले आप लोगों ने मतलब, यू कैन स्विच ऑन कैमरा, ये कंसेप्ट आज से पहले आप लोगों ने कुछ पता था इसके बारे में? नो सर कैसा लगा समझने में? नो सर अच्छा लगा सर थैंक यू सो मच नहीं, ये बोल रहा हूँ समझ में आया ना कि क्या करना है, क्योंकि इसको अमेजिंग सर समझ पाए हो तभी कर पाओगे, और अगर करोगे तो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा होके जाएगा। ठीक है, और ये करो क्योंकि तुम्हें 80+ मार्क्स स्कोर करने हैं। तकरीबन हमारे पास में 100 दिन बचे हुए हैं, 100 दिन में एकदम झंडे गाड़ देने अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस आपकी अल्टीमेट लेवल पे होगी, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, थोड़ा सा केओस रहेगा, आवाजें आएंगी आगे पीछे से, लेकिन आपको पूरी तरह फोकस करना है, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से बोलता जाऊं कि भाई ये एंटोनिम है, इस वर्ड का मीनिंग ये है, आप लोग सिर्फ सुनते जाओ, उसमें मजा नहीं आएगा ना, आप लोग कुछ सीख पाओगे। ठीक है, सीखना जो काम होता है वो फुल पार्टिसिपेशन से होता है। पार्टिसिपेट मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं 2 की जगह 2.5 घंटे लग जाने दो, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, लेकिन बी इंश्योर करो कि भाई यू पार्टिसिपेट। और ये चीज अभी नहीं होनी चाहिए कि भाई आज हमने कर ली, आज हमें एकदम से इंथुसिज्म है कि हम कर रहे हैं। ये चीज लास्ट तक करो, लास्ट तक करोगे तो एग्जाम निकालोगे। एग्जाम के लिए अपना मोटिवेशन बीच में छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा, करना ही है। ठीक है, जिस चीज के लिए आपने स्टार्ट किया है ना उस चीज को भाई एग्जीक्यूट करो, एंड तक पहुंचाओ। किसी को बोलने का मौका मत देना कि भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे नहीं निकाला, निकालना है, सीधी सी बात है। ठीक, ये समझ लो कि भाई ये जो 150 बच्चे मेरे पास हैं, वे सबके सब निकलने चाहिए। तो भाई आपको अपना फुल देना है और अभी से देना है। ठीक है, ये जो जो भी चीजें है ना थोड़ी बहुत आपको इंजॉय वगैरह करने की, वो वीकेंड के लिए रखो, मैं भी वीकेंड के लिए रखता हूँ, मंडे टू फ्राइडे फुल काम, वीकेंड पे चिल करो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपना बना लो, 1 या 2 दिन है, उन टाइम पे आपको एंजॉय करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक डिसिप्लिन बनाओ कि भाई जिस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे दिन पढ़ने के हैं, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मतलब अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज, सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज मतलब रिग्रेट करोगे, दूसरों की पासिंग आउट परेड देखोगे, दूसरों के कमेंट्स देखोगे भाई मैंने एग्जाम निकाला ये किया है, और फिर आप बोलोगे कि भाई मैंने ये अच्छे से नहीं किया, वो अच्छे से नहीं किया, और फिर अगले टाइम के लिए बैठोगे। क्यों 6 महीने की साइकिल में पीछे होना, क्यों किसी का जूनियर बनना जब आप उसके साथ में एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। आप में से कईयों के दोस्त होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई क्यों मतलब कि वो सुपेरिटी और इन्फिनिटी वाली चीज आने देना कि यही ये मेरा सीनियर बन गया, मैं इसका जूनियर। को एकेडमी जाना है, साथ में जाओ ना, मेहनत तो करनी है बराबर उसके लिए। तो भाई ये चीज समझ लेना, मतलब देखो बीच बीच में बोलता जाऊंगा आप लोगों से, लेकिन इन दी एंड इट ऑल कम्स डाउन टू यू। भाई सब आपके पास ही आ रहा है। ठीक है, आपको ही करना है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको काम बताया वो आपको करना है। मैं ना तो आके किसी की नोटबुक चेक करूंगा, ना तो मैं आके किसी को बोलूंगा कि भाई तुमने किया कि नहीं किया। एकेडमी आपको जाना है, तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर यस सर गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस तो सर ऐसे ही आगे हम वोकैब के साथ साथ रीडिंग के लिए, ग्रामर के लिए और भी बहुत सारी चीजें, सबके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो टाइम आने पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, गॉट इट?
यस Yes, सर sir. Yes, sir. ठीक है। और बाकी भाई मैं बता रहा था ना, जैसे कि कोई अगर अपने दोस्तों का शेयर कर रहा है तो उसको एक बार डाउनलोड कर लेना ड्राइव पे। डायरेक्ट मेल के थ्रू अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दे आर नॉट एडेड इनटू द गूगल ग्रुप। ठीक है, तो भाई आप मेल से उसको मेल पे ड्राइव से डाउनलोड करना और फिर अपनी ड्राइव पे ऐड कर देना और फिर उसके साथ लिंक शेयर कर देना। ओपन टू ऑल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन आई ट्रस्ट यू ऑल, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहते हो तो फिर करो यार। ठीक है, मैं मना नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को उसके लिए। ठीक, चलो फिर मेरे आलू के पराठे बने हैं, मैं खाने जा रहा हूँ। जय हिंद। Bye. Good जय हिंद luck, sir. सर Okay guys, Thanks, sir. bye. Thanks, sir. Thank you, sir. Night. Good night.